हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले स्टडी में हम का मतलब मैं शुरू कर रहा हूँ स्टडी में। सबसे पहले जीरोधा की साइट पे हमारे प्रिय कामत जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने पूरा स्टडी शेयर मार्केट का अपनी वेबसाइट पे एक वर्सिटी नाम से वेबसाइट बनाई है और उस पर डाल रखा है। तो मैं इसी को पूरा पढ़ूँगा। सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस से चालू करूँगा और पहले मॉड्यूल्स को अगर समझ लूँ, इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन थियरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो अभी स्टार्टिंग में करूँगा टेक्निकल एनालिसिस से, फिर फंडामेंटल एनालिसिस, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर ऑप्शन थियरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और फिर इसके बाद में ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। और इसके बाद में फिर मैं पढ़ूँगा इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट और इसके बाद में हम ये सारे मॉड्यूल पहले मैं पढ़ के ख़त्म करूँगा। 17 मॉड्यूल हैं पूरे की पूरे। इसके बाद में मैं आगे जो मेरी प्लानिंग है उस पर पढ़ूँगा। तो अभी चलता हूँ। मैंने इसका PDF डाउनलोड कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे पढ़ाई करने में एक अच्छी चीज़ ये मिल जाएगी कि मैं मेरा पेन यहाँ पर चला सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो पढ़ाई करना चालू कर रहा हूँ वो है मॉड्यूल 2, जिसमें कि मैं पढ़ूँगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये क्या हो रहा है? अच्छा, पेन लगाने के बाद में ये शायद ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले अध्याय 1 में पढ़ेंगे। क्या मजाक हो रहा है? कुछ तो क्लास पे है। जब आप पहले पढ़ाई चालू करते हैं तो कई सारी नौटंकियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले है संक्षिप्त विवरण कि असल में टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो पिछला मॉड्यूल हमने पढ़ा नहीं है, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा था। स्टॉक मार्केट के बारे में उसमें जो बेसिक बताया गया है उसकी जानकारी है, इसीलिए मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि बारे में ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए एक अच्छे रिसर्च के आधार पर अपना नज़रिया तैयार करना ज़रूरी है। एक अच्छे नज़रिए का मतलब है कि बाज़ार की दिशा का अंदाज़ा हो तो ही साथ में कुछ और जानकारी भी हो, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि शेयर की वो कीमतें जिन पर उसे ख़रीदा या बेचा जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता होगा मुझे कि कब ख़रीदना है और कब बेचना है, तो इसी वजह से हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, खासकर FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसे ट्रेड में मनमर्जी से जब ख़रीदारी की जाती है तो हम ज़्यादातर लॉस बुक करते हैं, ना कि प्रॉफिट। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में रिस्क कितना है, कितना फ़ायदा हो सकता है और शेयर का होल्डिंग पीरियड कितना है। ये चारों ही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कब ख़रीदना है और इसके बाद में कितना रिस्क झेलना है, मतलब SL कहाँ पे लगाना है और हमको कितना फ़ायदा हो सकता है वो पता होना चाहिए। मालूम पड़ा कि भैया 80 रुपये पे लिए हैं और सोच के बैठे हैं कि हमको 200 दे दें और हमने स्टॉप लॉस जो है वो लगाया ही नहीं है। अब मालूम पड़ा ये थोड़ा थोड़ा करके 90 तक गया, 120 तक गया, अच्छा गया। हम सोचते रहे फिर धड़ 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 करके 40 पे आ गया। क्या करोगे? कुछ नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम TA भी कहते हैं, को तकनीक, ये वो तकनीक है जो आपको इन सारे सवालों के जवाब देती है। इसके आधार पर शेयर और इंडेक्स दोनों पर ही नज़रिया तैयार कर सकते हैं। मतलब चाहे मुझे नॉर्मल इक्विटी में कोई शेयर देखना हो और परचेज़ करना हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस में, दोनों ही जगह टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। साथ ही एंट्री यानी बाज़ार में प्रवेश करने का सही समय, एग्जिट निकलने का सही समय और रिस्क के हिसाब से अपना सौदा भी फाइनल कर सकते हैं। रिसर्च की सारी तकनीकों को सही तकनीकों की तरह टेक्निकल एनालिसिस की अपनी विशेषताएं हैं, जो कि कई बार काफ़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इसको कुछ आसान बना देती है। एकदम सही बात है। पहले जो है पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज के समय में हमें पढ़ने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। बस ज़रूरी क्या है कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
तो अगर बात करूँ इस मॉड्यूल में हम इन विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहली है टेक्निकल एनालिसिस आखिर में होता क्या है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और एक ऐसा देश में जहां भाषा, मौसम, रहन सहन, खाना सब कुछ आपके लिए एकदम नया है। पहले दिन आप दिन भर घूमते रहे और शाम तक आपको जोर की भूख लग जाती है। आप एक अच्छा खाना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि पास में ही एक जगह है जहां खाने पीने की कई मशहूर दुकानें हैं। आप उसे आजमाने का फैसला करते हैं। अब वहाँ जाकर आपको बहुत सारी दुकानें दिखती हैं और वहाँ बिक रही हर चीज़ अलग अलग और मज़ेदार दिखती है। अब आप असमंजस में हैं कि क्या खाया जाए। आप लोगों से पूछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाषा आपको आती नहीं है। ऐसे में अब आप क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आपके सामने दो विकल्प हैं। दो विकल्प में पहला विकल्प है कि आप पहली दुकान पर जाएं और देखेंगे कि वह क्या पका रहा है, पकाने के लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उनके पकाने का तरीका क्या है, और वो हो सके तो थोड़ा सा चक्कर भी देखेंगे। तब आप तय कर पाएंगे कि यह चीज़ आपके खाने के लिए अच्छी है या नहीं। जब यह काम आप हर विक्रेता के साथ करेंगे तब आप अपनी पसंद की जगह ढूंढ पाएंगे और पसंद चीज़ खा पाएंगे। इस तरीके का फ़ायदा यह है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, और क्योंकि इसको खाने के लिए आपकी खुद रिसर्च की है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 100 या उससे ज़्यादा दुकानें हैं तो आप हर दुकान को खुद चेक नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा दुकानें हैं तो आपके लिए और भी मुश्किल हो सकती है। समय की कमी भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है क्योंकि आप कुछ ही दिनों तक जा पाएंगे। ऐसे में ये संभव है कि आपसे सबसे अच्छी चीज़ ही छूट जाए। और दूसरा विकल्प क्या है कि आप एक जगह खड़े होकर पूरे बाज़ार पर नज़र डालें। ये देखने की कोशिश करें कि किस दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस दुकान में ज़रूर से अच्छा खाना मिल रहा होगा, तभी वहाँ इतनी भीड़ है। अपने अनुमान के आधार पर आप उस दुकान पर जाएंगे और वहाँ खाएंगे। इस तरीके से इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि आपको उस बाज़ार का सबसे अच्छा खाना मिल सके। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप अधिक से अधिक अच्छी दुकानों को जल्दी खोज पाएंगे और सबसे ज़्यादा वाली भीड़ वाली दुकान पर दांव लगाकर अच्छा खाना पाने की उम्मीद कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि हो सकता है कि भीड़ की पसंद गलत हो और आपको हर बार अच्छा खाना ना मिले। तो इन दोनों विकल्पों को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि पहला विकल्प फंडामेंटल एनालिसिस के जैसा है, जहां पर आप खुद कुछ कंपनियों के बारे में गहराई से रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में विस्तार से अगले मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे। विकल्प दो ज़्यादा करीब हैं टेक्निकल एनालिसिस के। यहाँ पर आप पूरे बाज़ार में मौके के तलाशते हैं, यह देखते हुए कि बाज़ार इस समय किधर जा रहा है और बाज़ार की पसंद क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की तकनीक में बाज़ार में मौजूद सभी कारोबारियों की पसंद को देखते हुए ट्रेंडिंग के मौके ढूंढे जाते हैं। बाज़ार के ज़्यादातर कारोबारियों की पसंद क्या है, इसको पहचानने के लिए शेयर का इंडेक्स के चार्ट या ग्राफ को देखा जाता है। कुछ समय बाद उस चार्ट में एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न को देखकर आप बाज़ार का संकेत समझ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिस्ट का काम है कि वो इन पैटर्न को समझे और अपना नज़रिया बनाए। किसी भी दूसरे रिसर्च तकनीक की तरह टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारी चीज़ों को मानकर चलना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेंड करने वाले लोगों को इन धारणाओं को दिमाग में रख कर ट्रेड करना पड़ता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इस धारणाओं के बारे में विस्तार में समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में बेहतर कौन है, इस पर कई बार बहस होती है, लेकिन वास्तव में बाज़ार में सबसे अच्छी तकनीक जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर तकनीक की मजबूतियाँ हैं और कमजोरियाँ भी हैं। दोनों तकनीक अलग अलग हैं और उनके बीच में तुलना करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक समझदार ट्रेडर वह है जो दोनों तकनीकों को जानता है और उनके आधार पर अपने लिए अच्छी कमाई के मौके तलाश कर सकता है। तो अब ट्रेड के लिए किसी मौके से कितनी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद भी रखना सही नहीं है।
तो सवाल आता है कि कई लोग ये सोचकर बाज़ार में आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते बाज़ार में जल्दी से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। सोच तो मेरी भी कुछ ऐसी है और हो सकता है कईयों की हो। लेकिन जब हम गिरते हैं और लगातार लॉस 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 करते हैं तो या तो बुद्धि आ जाती है या तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो आसान है और ना तो जल्दी पैसा बनाने का रास्ता है। हाँ, ये सही है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस ठीक से किया जाए तो बड़ा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी और ये तकनीक सीखनी होगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के रास्ते जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नुकसान ले बैठें। जब बाज़ार में बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं तो आमतौर पर लोग इसका सारा जिम्मा टेक्निकल एनालिसिस पर डाल देते हैं, जबकि ट्रेडर्स की गलती पर नज़र नहीं डालते। इसीलिए ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेड करने के पहले अपनी उम्मीदों को काबू में रखें और समझें। बात तो सही है। अब हम समझते हैं ट्रेड्स को। टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि टीए का सबसे अच्छा उपयोग है शॉर्ट टर्म सौदे पहचानने के लिए। मतलब ऐसे ट्रेड जो कि हम दिन के अंदर ही या 1 से 2 दिन के अंदर हम निपटा दें। तो अब हम ट्रेड को टीए भी कहेंगे। तो ट्रेड के आधार पर लंबे समय के लिए निवेश के मौके मत तलाशें। लंबे निवेश के मौके के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ठीक होती है। एकदम सही बात है। जैसे हमको किसी इक्विटी में लंबे समय महीने 2 4 6 महीने के लिए रखना है, तब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हाँ, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए निवेश करते हैं तो खरीदने का सही समय एंट्री पॉइंट और बेचने का सही समय एग्जिट पॉइंट जानने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं। हर सौदे से होने वाली कमाई। चूँकि ट्रेड आधारित सौदे कम समय वाले होते हैं, इसलिए बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद ना रखें। ट्रेड में सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप लगातार जल्दी जल्दी छोटे छोटे सौदे करते रहें और उनमें मुनाफा कमाते रहें। और होल्डिंग पीरियड को कैसे करना है? आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किए गए सौदे कुछ मिनट से लेकर कुछ हफ्तों के लिए किए जाते हैं, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं। जैसे हम एफ की बात करें, वीकली एक्सपायरी होती है। अब हमको यहाँ पर वीक में 7 दिन का मौका मिल रहा है। 7 दिन भी नहीं होता है, असल में 5 दिन होता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है। बात आती है रिस्क की। रिस्क में एक ट्रेडर किसी मौके को पहचान कर सौदा करता है, लेकिन कभी कभी सौदा गलत भी पड़ सकता है और ट्रेडर नुकसान में जा सकता है। कई बार ट्रेड इस उम्मीद में सौदे से नहीं निकलता है कि नुकसान बाद में मुनाफे में बदल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ट्रेड पर आधारित सौदे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसलिए नुकसान कम से कम रखते हुए सौदे से निकल जाना और कमाई का नया मौका तलाशना ही समझदारी होती है। इस अध्याय की खास बातें ये हैं कि बाज़ार के बारे में अपना नज़रिया बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक प्रचलित तरीका है और ट्रेड के आधार पर आप खरीदने यानी कि एंट्री और बेचने मतलब एग्जिट का समय भी तय कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के आधार पर बाज़ार के भागीदारों के मूड को पहचाना जाता है। चार्ट पर पैटर्न बनते हैं और इन्हीं के आधार पर ट्रेडर सौदे के मौके पहचानता है। सही तरीके के ट्रेड का इस्तेमाल करने के लिए कुछ धारणाओं को दिमाग में रखना ज़रूरी होता है और ट्रेड का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म सौदों के लिए ही सही होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जहाँ पर हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के परिचय को। तो संक्षिप्त विवरण अगर समझना है तो पिछले अध्याय में हमने टेक्निकल एनालिसिस की परिभाषा को समझ लिया है। इस अध्याय में हम इसकी अवधारणाओं और इसके कुछ उपयोगिताओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि अलग अलग परिसंपत्ति यानी एसेट्स में उपयोग। तो इसके बारे में अगर समझें तो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे खास उपयोगिता यह है कि किसी भी तरीके के एसेट क्लास में इसका उपयोग किया जाता है। शर्त सिर्फ एक है कि उस एसेट क्लास का पुराना ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध हो। ऐतिहासिक डेटा का मतलब है कि उस एसेट का ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम का डेटा मौजूद हो। और इसी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने एक बार कार चलाना सीख लिया
तो आप किसी भी तरीके की कार चला सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप इसका इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स या कहीं भी कर सकते हैं। किसी भी दूसरे तरीके के तकनीक के मुकाबले टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा है। उदाहरण के तौर पे ये फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर शेयर का घाटा मुनाफा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको घाटा, मुनाफा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमको ये सब कुछ नहीं देखना होता है। जबकि कमोडिटी के एनालिसिस में इनमें से बहुत सारी चीज़ें काम नहीं आती। आपको नए तरीके का डेटा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप खेती से जुड़ी कमोडिटी जैसे कॉफ़ी या काली मिर्च की फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको मानसून, उपज या पैदावार, मांग, आपूर्ति, रखा हुआ माल जैसी तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। इसी तरीके से अगर आप धातु या मेटल के बारे में या एनर्जी से जुड़े कमोडिटी जैसे कच्चा तेल के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको अलग तरह का डेटा चाहिए होगा। लेकिन हर एसेट क्लास की टेक्निकल एनालिसिस एक ही तरीके से ही की जाती है। उदाहरण के तौर पर मूविंग एवरेज कन्वर्स डाइवर्जेंस मतलब MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, ये दोनों के बारे में आगे हमको पढ़ना है क्योंकि MACD और RSI बहुत ही पॉपुलर है चार्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में। MACD को हम कहते हैं मूविंग एवरेज कवर्जेंस, मूविंग एवरेज कवर्जेंस डाइवर्जेंस, और RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, को किसी भी एसेट क्लास जैसे इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की अवधारणाएं। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कोई शेयर अंडर वैल्यू यानी अपनी वास्तविक कीमत से सस्ता है या ओवर वैल्यूड यानी अपनी वास्तविक कीमत से महंगा है। या टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज़ का महत्व होता है और वो है शेयर का पुराना ट्रेडिंग डेटा, और ये डेटा आगे आने वाले समय के बारे में क्या संकेत दे सकता है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित होती है जिनके बारे में जानकारी जरूरी है, जैसे कि बाजार हर जरूरी चीज़ को कीमत में शामिल कर लेता है, मतलब मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ये अवधारणा हमें बताती है कि किसी शेयर से जुड़ी हर सूचना या जानकारी उस शेयर की बाजार कीमत में शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अगर किसी शेयर को चुपचाप बाजार से खरीद रहा है क्योंकि शायद उसे पता है कि कंपनी का अगला तिमाही नतीजा अच्छा आने वाला है, तब शेयर से मुनाफा होगा। वो व्यक्ति भले ही ये छुपा कर रहा हो, लेकिन शेयर की कीमतों में इसका असर देखने लगता है। एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट शेयर के चार्ट पर इसको पहचान लेता है और वह इस शेयर को खरीदने के लिए उपयुक्त मानता है। क्यों से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? यह अवधारणा पहली अवधारणा से ही मिली हुई है। हमारे पिछले उदाहरण में ही अगर देखें तो एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट यह नहीं जानना चाहता है कि उस व्यक्ति ने ये शेयर क्यों खरीदा। टेक्निकल एनालिस्ट का पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि उस व्यक्ति के छुपा कर की गई खरीदारी से शेयर की कीमतों पर क्या असर हो रहा है और आगे क्या होगा। कीमत में एक चलन दिखता है, मतलब प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक कीमत में हर बदलाव एक खास ट्रेंड या चलन को बताता है। उदाहरण के तौर पर निफ्टी का 6400 से बढ़कर 7700 तक पहुंचना एक दिन में नहीं हुआ। ये चलन 11 महीने पहले शुरू हुआ था। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी अवधारणा यह है कि जब एक तरफ से चाल शुरू होती है तो शेयर की कीमत भी उसी दिशा में बढ़ती जाती है, कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ। इतिहास अपने को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत का चलन अपने आप दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार के भागीदार एक तरीके की घटना पर हर बार एक ही तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, इसीलिए शेयर की कीमत एक ही तरीके से चलती है। उदाहरण के तौर पर
ऊपर जा रहे बाजार में बाजार का हर खिलाड़ी किसी भी कीमत पर शेयर खरीदना चाहता है, भले ही वह शेयर कितनी भी महंगा हो। इसी तरीके से गिरते हुए बाजार में वह किसी भी कीमत पर बेचना चाहता है, भले ही शेयर की कीमत वह अपनी वास्तविक कीमत से बहुत सस्ती हो। इंसान की इसी आदत की वजह से इतिहास अपने को दोहराता है। इंसान की इसी आदत की वजह से बाजार पर नज़र रखने का तरीका। द ट्रेड समरी। भारतीय शेयर बाजार सुबह 9:15 पर खुलता है और 3:30 पर तक खुला रहता है। इन 6 घंटे 15 मिनट में लाखों ट्रेड्स होते हैं, लाखों क्या करोड़ों हो जाते हैं। किसी एक शेयर में भी हर मिनट कोई ना कोई सौदा हो रहा होता है। सवाल ये उठता है कि बाजार के भागीदार के तौर पर क्या हमें यह सौदे पर नज़र रखनी चाहिए? क्या हमें हर सौदे पर नज़र रखनी चाहिए? इस पर गहराई से नज़र डालने के लिए हम एक काल्पनिक शेयर की बात करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे के चित्र पर नज़र डालिए और हर बिंदु एक ट्रेंड को दिखलाता है। अगर हम हर सेकंड होने वाले हर सौदे को इस ग्राफ पर दिखाएंगे तो इस ग्राफ में कुछ भी नहीं दिखेगा, इसीलिए यहाँ केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही दिखाए जा रहे हैं। डेली ट्रेड पैटर्न। अब डेली ट्रेड पैटर्न में ये टाइमिंग है और टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेंज में कुछ बिंदु दिखाए गए हैं। सपोज दैट इनको हम अगर इस तरीके से जोड़ना चालू करें तो ये हमको ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक, बाजार सुबह 9:15 बजे खुला और शाम के 3:30 बजे पर बंद हुआ। बाजार का रुख समझने के लिए इस दौरान जितने भी ट्रेड हुए उन सब को देखने के बजाय उनका एक संक्षिप्त विवरण देख लेना ही काफ़ी होगा। अगर हम बाजार में आने ओपन यानी खुलने की कीमत, हाई यानी सबसे ऊंची कीमत, लो यानी सबसे नीची कीमत और क्लोज यानी अंतिम कीमत को देखें तो हमें बाजार का एक मोटा मोटी सार मिल जाएगा। ओपन कीमत यानी खुलने के समय की कीमत। जब बाजार खुलता है तो उस समय होने वाले पहले ट्रेड या सौदे की कीमत ओपन कीमत कहलाती है। और हाई यानी सबसे ऊंची कीमत, उस दिन जिसकी सबसे ऊंची कीमत जिस पर कोई सौदा हुआ हो। और सबसे नीचे कीमत होती है कि दिन की वो सबसे नीची कीमत जिस पर सौदा हुआ हो। इसी तरीके से बंद के समय कीमत यानी क्लोज, दिन के आखिरी सौदे में जो कीमत रही। ये कीमत काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे पता चलता है कि दिन में शेयर कितना मजबूत रहा। अगर बंद कीमत ऊपर है खुलने वाली कीमत से तो तेज़ी का दिन माना जाता है। इसी तरह अगर बंद के समय की कीमत अगर खुलने के समय की कीमत से नीचे रही है तो उसे मंदी का दिन माना जाता है। क्लोज या बंद कीमत को अगले दिन के लिए संकेत के तौर पर भी देखा जाता है और इससे बाजार का मोड़ आंका जाता है। इसीलिए OHLC में C यानी क्लोज सबसे महत्वपूर्ण है। ये OHLC का मतलब है ओपन, हाई, लो और क्लोज। टेक्निकल एनालिसिस में इन चारों कीमतों को देखा जाता है और इनको एक चार्ट पर डालकर ऐतिहासिक एनालिसिस की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओपन था, ये हमारा लो था और ये हाई और यहाँ पर क्लोज हुआ है। इस अध्याय की खास बातें ये हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई बंधक नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी भी एसेट क्लास में किया जा सकता है और ट्रेड में कुछ खास अवधारणाएं होती हैं जैसे कि बाजार की कीमत में सब जानकारियां शामिल होती हैं। क्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या और कीमत एक चलन का पालन करती है और इतिहास अपने को दोहराता है और इंसान जो है वो वही गलतियां बार बार करता रहता है, इसीलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। पीछे इसी लाइन को मैंने मार्क किया था। दिन के कारोबार को संक्षेप में देखने के लिए OHLC का अच्छा तरीका। और ये हो गया हमारा अध्याय 2 खत्म। अब हम चलते हैं चार्ट के पैटर्न को समझने। ध्यान रहे ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहीं पर हम समझेंगे कि असल में चार्ट में कैसे पैटर्न होते हैं। इसीलिए हमने पहले वाले मॉड्यूल को स्किप करके यहाँ पर पढ़ाई चालू की। संक्षिप्त विवरण समझते हैं। अब हम जानते हैं कि बाजार में एक्शन को संक्षेप में देखने का सबसे अच्छा तरीका ओपन, हाई, लो और क्लोज है। अब हमें देखना है कि किस तरीके के चार्ट पर यह सारी सूचनाएं सबसे अच्छे तरीके से देखी जा सकती हैं। अगर चार्ट की तकनीक अच्छी नहीं है तो फिर चार्ट देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किसी भी दिन के ट्रेंडिंग में
4 सबसे ज़रूरी सूचनाएं होती हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर हम 10 दिन के चार्ट को देखें तो हमें 40 डेटा पॉइंट मिलते हैं, यानी हर दिन के लिए 4 डेटा पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें 6 महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा 1 साल के लिए चार्ट देखना है तो कितने ज़्यादा डेटा पॉइंट देखने होंगे। अब तक आप अनुमान लगा चुके होंगे कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट कैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट आदि टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं आते हैं। मतलब अगर आपको चार्ट के तरीके पता हैं तो चार्ट के तरीके कई तरीके के होते हैं, जिसमें से हर तरीके के चार्ट पैटर्न को हम टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें से केवल एक ही चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में काम आता है और वो है लाइन चार्ट। मतलब वही प्यारा वाला चार्ट जो ऐसे ऐसे दिखता है ना, अभी आगे हमको मिलेगा। ये मोटे मोटे बनते हैं ऐसे वाले, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चार्ट सिर्फ एक डेटा पॉइंट दिखाते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में कम से कम 4 डेटा पॉइंट को देखना ज़रूरी होता है। और इसीलिए चार्ट का कुछ प्रकार है। सबसे पहला हो गया लाइन चार्ट, मतलब जो ऐसे 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 होता है। और दूसरा हो गया बार चार्ट, मतलब जो बार वाला होता है। और ये है जापानीज कैंडलस्टिक्स, जो होते हैं हरे 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 मोटे ताजे वाले, एक लाल कलर का और एक हरा कलर का। ट्रेडर की ज़िंदगी यही लाल और हरे में घूमती है। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, या इंट्राडे में अच्छी चीज़ क्या होती है? एक ट्रेडर मार्केट के चढ़ने पे भी पैसा कमाता है और मार्केट के गिरने पे भी। और अगर ट्रेडर अच्छा है तो वो जो साइडवेज होता है, एक रेंज में घूम रहा होता है, यहाँ पर भी पैसा बना लेता है। थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत थी, लेकिन बॉटल है दूर। ठीक है, हम कैंडलस्टिक चार्ट पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि लाइन चार्ट और बार चार्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। लाइन और बार चार्ट। लाइन चार्ट सबसे सीधा और आसान चार्ट होता है। वैसे लाइन चार्ट की अगर बात करें तो जब आप गूगल पे किसी भी क्या कहते हैं स्टॉक को सर्च करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही लाइन चार्ट रहता है। उससे कुछ खास दिखता नहीं है, बस आपको मोटा मोटी ये समझ में आता है कि अच्छा भैया ये जो है ये चढ़ रहा था या ये जो है गिर रहा था, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें केवल एक डेटा पॉइंट होता है और उसी पर यह चार्ट तैयार किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज़ के लिए लाइन चार्ट बनाया जाता है, क्लोजिंग प्राइस को लेकर। ये चार्ट शेयर का भी हो सकता है और इंडेक्स का भी। हर दिन की क्लोजिंग प्राइस के लिए एक चार्ट पर एक बिंदु बनाया जाता है और उसके बाद उन सारे बिंदुओं को एक लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिससे लाइन चार्ट बन जाता है। अगर आप 60 दिन का डेटा देख रहे हैं तो उन सारे दिनों के क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक लाइन खींची जाती है और लाइन चार्ट बन जाता है। लाइन चार्ट अलग अलग समय सीमा के लिए बनाया जा सकता है, जैसे महीने का लाइन चार्ट, हफ्ते का लाइन चार्ट या घंटे का लाइन चार्ट आदि। अगर आप सप्ताह का लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सप्ताह के क्लोजिंग प्राइस को एक चार्ट पर डालना होगा और उसको लाइन से जोड़ना होगा। लाइन चार्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही सीधा और सरल होता है। कोई भी ट्रेंड इसको देखकर एक ट्रेंड का पता लगा सकता है, लेकिन इसका सीधा और सरल होना ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लाइन चार्ट सिर्फ एक ट्रेंड बता सकता है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा लाइन चार्ट की दूसरी कमजोरी ये भी है कि ये सिर्फ क्लोजिंग कीमत के आधार पर बनाया जाता है और दूसरे डेटा पॉइंट जैसे ओपन, हाई और लो पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए ट्रेडर्स लाइन चार्ट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। बार चार्ट की अगर बात की जाए तो बार चार्ट में लाइन चार्ट के मुकाबले कुछ ज़्यादा डेटा डाला जा सकता है, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों को इसमें दिखाया जा सकता है। एक बार चार्ट के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें कि सेंट्रल लाइन बार का सबसे ऊंचा हिस्सा सबसे ऊंची कीमत यानी हाई को दिखाता है, जबकि बार का नीचे का हिस्सा सबसे निचली कीमत यानी कि लो को बताता है। इसी तरीके से बाएं मार्क या टिक जो है ये ओपन यानी खुलने के समय वाली कीमत को बताता है और दाहिना मार्क या टिक जो है ये क्लोज यानी बंद कीमत को दिखाता है। ये रहा ये है हमारा बार चार्ट।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी शेयर का डेटा ओपन 65 पे हुआ था, हाई 70 गया था, लो 60 था और क्लोज 68 पे हुआ। इस डेटा का बार चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये है कि यहाँ पर ये ओपन हुआ, यहाँ पे ये लो गया और यहाँ पे ये हाई गया और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। ठीक, मतलब ओपन ये हो गया, लो ये हो गया, हाई ये हो गया और क्लोज ये हो गया। उसी चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं कि एक अकेले बार पर 4 अलग अलग कीमतें दिखाई जा सकती हैं। अब अगर आपको 5 दिन का चार्ट चाहिए तो आपको 5 ऐसे बार बनाने पड़ेंगे। चार्ट के लेफ़्ट और राइट मार्क पर ध्यान दीजिए। आपको दिखेगा कि उस दिन मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ। लेफ़्ट मार्क जो उस दिन की ओपन कीमत को दिखाता है, मतलब कि ये वाला, वह नीचे है राइट मार्क से, मतलब ये। इसका मतलब ये है कि जो क्लोज कीमत है वह ओपन कीमत से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोज कीमत है वह ओपन कीमत से ऊपर है। नहीं भाई, ये क्या बता रहा है? यानी यह बाजार के लिए एक अच्छा और तेज़ी का दिन था। मैं चार्ट उल्टा देख रहा हूँ कि ये बता उल्टा रहा है। ओपन यहाँ हुआ है, हाई ये गया है, लो ये गया है, क्लोज यहाँ हुआ है। अब या तो ये चार्ट उल्टा है, हाँ ऐसा ही कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं, उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए इस पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर अच्छा इन्होंने ओपन बताया है 46 पे, मतलब हम मान लेते हैं ओपन हुआ 46 पे, हाई गया है 151 और लो जो गया है वो गया है 145 और जो क्लोज हुआ है ये 49 पे हुआ है। ये क्या ही मजाक है भाई, 46 पे ओपन हुआ है, हाई 151 गया है, अच्छा लो 45 है खाली, ये गलत है, लो 45 है और क्लोज 49 पे हुआ है। हाँ, चार्ट के हिसाब से तो ये सही है। इसको दिखाने के लिए बार को नीले रंग में दिखाया गया है। इस तरीके से अगर लेफ़्ट मार्क राइट मार्क से ऊपर है तो ये बताता है कि क्लोज नीचे है ओपन से, मतलब बाजार के लिए मंदी का या बुरा दिन। अब इस उदाहरण पर नज़र डालिए कि ओपन हुआ था 74 पे, हाई गया था 76, लो गया था 70 और क्लोज हुआ है 71 पे। ये मंदी का है। ये बताने के लिए कि ये मंदी का दिन था, बार को लाल रंग में दिखाया गया। ओके, ये वाला मतलब इसका ग्राफ नीचे की तरफ था। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा सा पानी पी लें यार। वैसे इसमें हम इसको रोक नहीं सकते हैं, और एक चीज़ और देखनी थी। तो हम पहुंच गए हैं जापानी स्कैंडल तक पहुंचने वाले हैं हम, मतलब जापान पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बीच की लाइन यानी सेंट्रल लाइन की लंबाई, यह बताती है कि उस दिन बाजार किस दायरे में रहा। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो एक कैंडल होता है, इस कैंडल में ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये जो है यही दर्शाते हैं ये 4 चीज़ें, इन्हीं में होता है। मान लो कि ये हाई हो गया, ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये लो हो गया। इसी में 2 तरीके होते हैं। अब इसी को हम उल्टा अगर कर देते हैं तो इसी में हो जाता है। मान लो ओपन यहाँ हुआ था, लो ये गया था, मान लो ओपन यहाँ हुआ था, हाई ये गया था, ठीक है, और
क्लोज यहाँ हुआ। ठीक, तो दायरे का मतलब है कि बाज़ार की सबसे ऊंची कीमत और सबसे नीचे की कीमत के बीच का फासला। ये लाइन जितनी बड़ी होगी दायरा उतना बड़ा, और ये लाइन जितनी छोटी होगी दायरा उतना छोटा होगा। हालांकि बार चार्ट चारों डाटा पॉइंट दिखाता है, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत अच्छा नहीं होता। ये बार चार्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको देखकर आसानी से किसी पैटर्न का पता लगाना थोड़ा मुश्किल दिखता है, खासकर तब जब आपको दिन में कई चार्ट देखने हों। इसीलिए ट्रेडर्स बार चार्ट का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में नए हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि आप जापानीज़ कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करें। बाज़ार के ज़्यादातर ट्रेडर्स कैंडलस्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। जापानी कैंडलस्टिक का इतिहास, इसी को कहा जाता है कैंडल वाले चार्ट। कैंडल जैसे होते हैं, कैंडल मतलब समझ ही रहे हो ना, मोमबत्ती। ये बन गई मोमबत्ती। कभी मोमबत्ती में दोनों तरफ दिया निकल आता है, कभी एक ही तरफ रहता है, कभी उल्टा ही निकल आता है। नाम भी अच्छा रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले जापानीज़ कैंडलस्टिक का इतिहास तो जान ही लेते हैं कि नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि कैंडलस्टिक की उपस्थिति जापान में हुई थी। इसका पहला इस्तेमाल 18वीं शताब्दी में जापान में एक चावल के व्यापारी ने किया था। हाँ, इसको मैं पहले भी पढ़ा था। हालांकि जापान में कीमतों की एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी पहले से हो रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये माना जाता है कि 1980 में एक स्टीव निसन नाम के एक ट्रेडर ने इसे पाया और फिर दुनिया को इसका उपयोग और इसका काम का तरीका बताया। उसने इस पर एक किताब भी लिखी, जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। अभी भी ये किताब काफ़ी लोकप्रिय है। कैंडलस्टिक तकनीक से जुड़े बहुत सारे नाम अभी भी जापानी नाम पर ही हैं। जैसे कैंडलस्टिक की संरचना की अगर बात करें तो बार चार्ट में ओपन और क्लोज कीमतें टिक या मार्क के तौर पर दिखाई जाती हैं, जो कि बाएं या दाएं ओर होती हैं। जबकि कैंडलस्टिक में ओपन और क्लोज कीमतें एक चौकोर आयत यानी रेक्टेंगल के तौर पर दिखाई जाती है। कैंडलस्टिक चार्ट में बेरिश कैंडल यानी मंदी की कैंडल और तेजी की कैंडल यानी बुलिश कैंडल दोनों ही होती है। बुलिश कैंडल नीले, हरे या सफ़ेद और बेरिश कैंडल लाल या काले कैंडल के तौर पर दिखाई जाती है। वैसे आप इन रंगों को कभी भी बदल सकते हैं और अपने पसंद के रंग डाल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर आपको रंग बदलने की सुविधा देता है। इस मॉड्यूल में हमने बुलिश यानी तेज़ी के लिए नीले और बेरिश यानी मंदी के लिए लाल रंग के कैंडल चुने हैं। यार, नीले की जगह हरा चुनना था ना। सबसे पहले बुलिश कैंडल को देखते हैं। बार चार्ट की तरह ही कैंडल शेप में 3 हिस्से होते हैं, सेंट्रल, रेयर बॉडी, सेंट्रल, रेयर और बॉडी। मुख्य हिस्सा जो कि आयताकार यानी रेक्टेंगल होता है और ओपन और क्लोज कीमत को जोड़ता है। अपर शैडो मतलब कि यानी ऊपरी शैडो हाई मतलब सबसे ऊंची कीमत को क्लोज कीमत से जोड़ता है। लोअर शैडो का मतलब हुआ यानी नीचे का शैडो जो सबसे नीचे वाली कीमत को ओपन कीमत से जोड़ता है। इस चित्र को देखकर समझिए कि बुलिश कैंडलस्टिक कैसे दिखता है। ये रहा, यही हरा वाला होता है और यही वो। अब जैसे मैंने बनाया था ना, ये बुलिश कैंडल है, मतलब ये मार्केट जब खुला था तो अब पीछे वाली कैंडल चाहे जहाँ रही हो, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी और ओपन होकर फिर ये हो सकता है कांपते कांपते यहाँ तक गया और इसके बाद में इसने दम भरा और दम भर के यहाँ तक गया और फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर रुक गया। तो इसी को हम कहते हैं कि ये इसका हाई हो गया, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था और ये इसका लो था। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ओपन की कीमत 62 है, मतलब अब हम यहाँ पर लिखते हैं ओपन की कीमत 62 है, हाई जो है 70 गया है और लो जो है वो 58 गया है और क्लोज जो हुआ था वो 67 पे हुआ था। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसी तरीके से बेरिश कैंडल जो है इसमें भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बॉडी होती है, मतलब ये वाला हिस्सा, और उसी के बाद में अपर वाला शैडो होता है और इसके बाद में नीचे वाला शैडो होता है।
और इसमें भी सेम टू सेम वही है। जब हम बेरिस की बात करते हैं, क्योंकि ये कैंडल इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से बना रहा होगा। और जब आज के दिन के मार्केट की ओपनिंग हुई तो कैंडल यहाँ से स्टार्ट तो हुआ, बट इससे ऊपर नहीं बढ़ पाया, इससे ये नीचे जाना चालू हुआ। तो जब नीचे जाना चालू हुआ तो यहाँ पे हल्का सा इसने पंप किया, यही इसका बन गया हाई, क्योंकि ओपन यहीं पे हुआ था। इसके बाद में ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और नीचे जाकर इसने यहाँ पे एक लो को टच करके आके यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बनी है कि ये लो हो गया, ये क्लोज़ हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ था, इतना हाई मारा था। ठीक, इसी को हमने ऊपर बनाया था। अगर देखने की कोशिश करें, मैंने यहाँ पर बनाया था ये कि हाई यहाँ गया था, ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ, और लो ये मारा था। चीज़ें याद हैं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है। अब एक उदाहरण के साथ में देखते हैं कि ओपन 465.56 पे हुआ, हाई 470 गया, लो 420 और 435 पे क्लोज हो गया। ठीक, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, अब तो हमको इतना समझ में आ ही गया है। अब कैंडलस्टिक को अच्छे से समझने के लिए आपके लिए अभ्यास ये है कि इन आंकड़ों के आधार पर एक कैंडलस्टिक बनाएं। वेरी गुड। तो हम एक कैंडलस्टिक बना लेते हैं। अब क्योंकि ये बेरिस है तो बेरिस की शुरुआत उल्टी होती है, मतलब इस तरीके से कि ये ओपन था और ओपन हुआ 430 पे, इसका हाई जो है हो गया 444, 420 लिख दिए होते यार। और इसके बाद में ये जो है आपका क्लोजिंग था, क्लोजिंग जो है आपकी गई है 429, और जो आपका लो है वो गया है 425। ये हमने बना दिया। ठीक, वेरी गुड। उसी तरीके से देखो, इन्होंने एक कैंडल और बनाया है। ओपन 45 पे हुआ है, हाई 55 गया है, लो गया 48 और क्लोज हुआ 450। अब समझ लो, यहाँ पे ओपन 45 पे हुआ था, क्लोज इस पे हुआ है, मतलब ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ठीक, तो इसको अगर हम बनाएं, ओपन हुआ यहाँ पे 445 पे, ठीक, और हाई जो इसका गया वो गया 455, और इसका लो जो था वो गया 429, और ये जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 450 पे। क्लोज, हाई, ओपन और लो। उस तरीके से फिर देखो 445 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ 437। इसका मतलब सीधे सीधे कि ये एक बेरिस कैंडल है। लो हमको पता ही है कि लो 437 हो गया, ठीक है, क्योंकि बेरिस है इसलिए क्लोज यहाँ पर होगा। तो क्लोज हुआ 437 पे, लो गया था 430, और 455 इसका हाई गया था, और ओपन हुआ था ये 445 पे। ये छोटे प्रैक्टिस बहुत अच्छे होते हैं, इनको उसी समय कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी मदद हो जाती है समझने में चीज़ों को। अब अगर आपको ये अभ्यास करने में कोई दिक्कत आती है या नीचे के कमेंट बॉक्स में आप, अच्छा, इनकी जो साइट है वहाँ पे हर एक पेज पर जितना भी अभ्यास दिया गया है जीरोधा की यूनिवर्सिटी पे, वर्सिटी पे, वहाँ पे नीचे कमेंट्स भी है, तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बार आपको कैंडलस्टिक पर प्लॉट करना आ जाए तो कैंडलस्टिक को पढ़कर उससे पैटर्न समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको एक टाइम सीरीज पर कैंडलस्टिक प्लॉट करना हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। नीले रंग का कैंडल बुलिश यानी तेजी का, और लाल बेरिस है। ये देखो एग्जांपल, इसमें ये जो लाल वाले हैं ये बेरिस वाले हो गए, और ये नीले वाले जो हैं ये बुलिश हो गए।
कोई है नहीं, रहने दो। कोई है वह नहीं, वो फर्जी बच जाता है ऐसे ही। कोई होगा तो गेट ठोकेगा ना। रात के 9:48 बज रहे हैं और घंटे में कुछ शॉर्ट होता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, लंबे कैंडल ज़्यादा खरीदारी या ज़्यादा बिकवाली को दिखाते हैं, जबकि छोटे कैंडल कम ट्रेंड को दिखाते हैं। छोटे कैंडल के समय कीमतों में उतार चढ़ाव भी कम होता है। कुल मिलाकर कैंडलस्टिक बार चार्ट की तुलना में ज़्यादा आसान और समझने और ट्रेंड को पहचानने के लिए आसान होता है। कैंडलस्टिक के जरिए आप ओपन, क्लोज, हाई और लो पॉइंट में सब संबंध को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5 की समय अवधि से जुड़ी कुछ बातें। समय अवधि या टाइम फ्रेम उसको कहते हैं जिस समय के लिए आप चार्ट को देखना चाहते हैं। कुछ लोकप्रिय टाइम फ्रेम या समय अवधि कुछ ऐसी है: मासिक या मंथली चार्ट, साप्ताहिक, इसको मंथली कहा जाता है, इसको वीकली कहा जाता है। उसी तरीके से ये डे वाला चार्ट हो गया। और फिर इसके बाद में आ गया इंट्राडे चार्ट, जिसमें कि सबसे पॉपुलर इन्होंने बताया है 30 मिनट है, 15 मिनट है और 5 मिनट है। इससे भी नीचे फिर आ जाता है 3 मिनट। ठीक है, बाकी तो 2 और 1 भी होता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाया जाता। सबसे सही तरीका यही है, 30, 15 और 5। समय अवधि में अपनी ज़रूरत के मुताबिक फेरबदल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ट्रेंड 1 मिनट का चार्ट भी देख सकता है, और अगर उसे जल्दी जल्दी सौदे करने हैं तो वो उससे छेटे भी देख सकता है। अलग अलग समय अवधि पर एक नज़र डालते हैं। समय अवधि अगर हम बात करें मासिक में, तो मासिक में महीने के पहले दिन की ओपन कीमत, ठीक, और जो हाई गया वो हाई वाला हो गया, लो जो गया वो लो वाला हो गया, और ओपन जहाँ पर हुआ, और कैंडल की संख्या कुल कितनी बनेगी। अगर हम महीने की कैंडल देख रहे हैं तो 12 महीने में 12 कैंडल बनेगी। उसी तरीके से अगर हम सप्ताह की कैंडल की बात करते हैं तो पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो जो भी साप्ताहिक कैंडल होगा, सोमवार की ओपन कीमत में उसको हम ओपन कीमत कहेंगे, और सप्ताह की सबसे ऊंची कीमत जो होगी वो हाई होगी और नीचे वाली लो हो गई, और शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी तो क्लोज हो गया टोटल। अगर हम बात करें पूरे 365 दिन में, तो 365 दिन में 52 कैंडल बनेंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दिन यानी डेली ईओडी की, मतलब डेली कैंडल की, तो सेम टू सेम ये सारी चीज़ें तो सेम टू सेम हैं, लेकिन 365 में 252 दिन होते हैं, सारी छुट्टी, त्यौहार और सब कुछ काटने के बाद में, तो टोटल 252 कैंडल बनते हैं। ये भी मुझे आज पता चला, 252 कैंडल ही होंगे। जो 365 लिखा हूँ, ये 52 कैंडल जो बने हैं, इसका मतलब है ये 252 दिन में बने हैं। अब फिर बात आती है कि हम अगर 30 मिनट का देख रहे हैं, तो अब क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट जो है पूरे दिन में 6 घंटे 15 मिनट के लिए खुला रहता है, तो उसी बीच में ये बनते हैं। अब 6 का हमने गुणा कर दिया, 2 से दुगना कर दिया तो ये 12 हो गया, मतलब टोटल 13 कैंडल बनेंगे। वैसे ही फिर 15 मिनट को भी तोड़ सकते हैं हम उसी के लिए कि हर दिन 12 कैंडल बता रहा है 12 कैंडल बनते हैं, मतलब 25 कैंडल बनेंगे अगर हम 15 मिनट में देख रहे हैं। और अगर हम 5 मिनट में देख रहे हैं तो ये टोटल 75 बनेंगे। जैसा कि आप ऊपर की सारणी में देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय अवधि कम होती है, वैसे ही कैंडल की संख्या यानी डेटा पॉइंट बढ़ जाते हैं। आपको कैसे समय अवधि चाहिए, इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। आंकड़े या डाटा आपको काम की जानकारी भी दे सकते हैं और बेवजह की जानकारी भी दे सकते हैं। एक ट्रेडर के तौर पर आपको जानकारी या ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी के बीच में चुनाव करना होता है। उदाहरण के तौर पर एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट को
साप्ताहिक या मासिक चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि यही उसको उसके काम की जानकारी देगी। जबकि एक इंट्राडे ट्रेडर को डेली चार्ट या 15 मिनट के चार्ट को देखना चाहिए। दिन में बहुत सारे सौदे करने वाले ट्रेडर को 1 मिनट का चार्ट ही उसके काम की जानकारी देगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको समय अवधि का चुनाव अपनी ज़रूरत की जानकारी के हिसाब से करना चाहिए कि आप किस तरीके का ट्रेड ले रहे हैं, उसी तरीके के आप इसमें टाइमिंग के फ्रेम में बदलाव करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इस अध्याय से हमने क्या सीखा। आम चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें 4 डेटा पॉइंट एक साथ नहीं दिखाई देता है। लाइव चार्ट के जरिए ट्रेंड को दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा उसका और कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बार चार्ट देखने में बहुत आसान नहीं होता है, और इसीलिए उसमें कोई पैटर्न निकालना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। इसीलिए बार चार्ट बहुत लोकप्रिय नहीं है। और वहीं कैंडलस्टिक 2 तरीके के होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश कैंडलस्टिक। हालांकि दोनों तरीके के कैंडल की संरचना एक ही जैसी होती है, बस एक को हम लाल के रंग में देखते हैं और एक को हम हरे या नीले रंग में देखते हैं। जब क्लोज प्राइस यानी क्लोज कीमत ओपन कीमत से ऊपर होती है तो ये बुलिश कैंडल होता है। समझ गए? मतलब जब क्लोज प्राइस यानी क्लोज कीमत जो है वो ओपन कीमत से ऊपर होती है, और जब क्लोज कीमत ओपन कीमत से कम होती है तो ये बेरिश कैंडल होता है। समय अवधि सौदे की सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी ट्रेडर को इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। जब समय अवधि बढ़ती है तो कैंडल की संख्या बढ़ती चली जाती है। एक ट्रेडर को अपने काम की सूचना या जानकारी निकालना आसान होता है। तो हमने ये देखा था कि जब हम महीने में देख रहे हैं, हफ्ते में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, 30 मिनट पे और 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो टोटल कितने कितने कैंडल बन रहे थे। अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे 12 कैंडल मंथ वाले में बन रहे थे, वीक वाले में टोटल 52 कैंडल बन रहे थे, और 252 दिन टोटल ट्रेड होता है शायद। इसके बाद में अगर हम डे का कैंडल देखते हैं तो टोटल 252 कैंडल बन रहे थे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो टोटल 12 कैंडल बन रहे थे। 15 मिनट में अगर जब हम देख रहे थे तो इसके 24 कैंडल शायद बन रहे थे, और 5 मिनट पे जब हम देख रहे थे ये 25 बन रहे थे, और ये जो है 75 बन रहे थे। ठीक है, ये हो गया रिवीजन। अब आते हैं कैंडलस्टिक को समझने की शुरुआत पर। अध्याय नंबर 4। तो इतिहास अपने को दोहराता है सबसे बड़ी अवधारणा। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़रूरी अवधारणा ये है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस इस अवधारणा को बार बार इस्तेमाल करता है, यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। टेक्निकल एनालिसिस की इस अवधारणा को और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक के पैटर्न पूरी तरीके से इस अवधारणा पर ही आधारित हैं। मान लीजिए कि आज की तारीख 7 जुलाई 2014 है और कुछ चीज़ें बाजार में हो रही हैं। जैसे कि घटना 1, शेयर पिछले 4 दिनों में लगातार गिर रहे हैं। घटना 2 कि आज 7 जुलाई 2014 को 5वां ट्रेडिंग सेशन है जहां शेयर गिर रहे हैं, शेयर वॉल्यूम भी कम है। और घटना तीसरी ये है कि शेयर की कीमतों का दायरा भी पिछले दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। अब इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब आप मानिए कि अगले दिन यानी 8 जुलाई 2014 को शेयर की गिरावट थम जाती है और शेयर थोड़ी सी तेज़ी के साथ भी बंद होते हैं। तो पिछले 3 घटनाओं के परिणाम में 6वें दिन शेयर बाजार ऊपर की तरफ गया। तो कुछ समय बीत जाता है, मान लीजिए कुछ महीने, और बाजार में 5 दिनों तक फिर से ऐसी घटनाएं होती हैं जैसी हमने ऊपर देखी थी। अब आप 6वें दिन के लिए क्या उम्मीद लगाएंगे? हमारी अवधारणा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यहाँ हम अपने अवधारणा में एक और चीज़ जोड़ देते हैं कि वो ये कि जब पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इतिहास की किसी और समय की तरह से चल रही हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि उन घटनाओं के बाद जो परिणाम दिखता था वही परिणाम फिर से दिखेगा। इसी अनुमान के आधार पर हम कहते हैं कि आप 6वें दिन शेयर ऊपर जाएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और उनकी जुड़ी उम्मीदें।
कैंडलस्टिक का इस्तेमाल ट्रेंडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना, जब एक खास तरीके के संकेत दिखते हैं तो उसे पैटर्न कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेंड यानी सौदा तय करते हैं। किसी भी पैटर्न में दो या दो से ज़्यादा कैंडल एक खास तरीके से लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक कैंडलस्टिक से भी पैटर्न समझा जा सकता है। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि एक कैंडलस्टिक वाले पैटर्न या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कई कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में बांटा जा सकता है। एक कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में हम जो चीज़ें जानेंगे वो है सबसे प्यारा और सबसे सुनहरा मारुबोजू। मारुबोजू कैंडल में ही दो तरीके के कैंडल आते हैं, एक बुलिश मारुबोजू और एक बेरिश मारुबोजू। फिर आता है दोजी। दोजी भी बहुत ही अच्छा है और स्पिनिंग टॉप। फिर इसके बाद में आता है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला भूल रहा हूँ थोड़ा सा शायद, अच्छा ठीक है, पेपर अम्ब्रेला, इसी में हैमर है और हैंगिंग मैन। तो ये दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। हालांकि इन्होंने जितने भी यहाँ पर पैटर्न बताए हैं ये सब ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से लोग इनको देख रहे हैं और इनका एक सही पैटर्न के दायरे में अगर ये कैंडल बनते हैं तो इसका मतलब मार्केट का जो ट्रेंड आ रहा है, मतलब कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो वाकई में दोहराता है। इतना मैंने देखा है, बस उसको पकड़ने में गलती करता हूँ। इसीलिए मैं अब ए से या जीरो से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं जिनमें कई कैंडल एक साथ पैटर्न मिलकर बनाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें जो सबसे फेमस है वाकई में वही है इंगल्फिंग पैटर्न। इसमें बुलिश इंगल्फिंग भी होती है और बेरिश इंगल्फिंग भी होती है। इसके बाद में हरामी, हैरामी कहते हैं लेकिन इसको हरामी कहा जाता है। गाली वाला हरामी नहीं है इसको। इसमें भी दो होते हैं, जैसे इंगल्फिंग में थे बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। इसके बाद में पियर्सिंग पैटर्न होता है और एक होता है डार्क क्लाउड और एक होता है मॉर्निंग स्टार और एक होता है इवनिंग स्टार। आप सोच रहे होंगे कि इन नामों का मतलब क्या है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, इनमें से कई नाम अभी भी जापानी भाषा से ही आते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड की रणनीति बताने और एक नज़रिया बनाने में मदद करता है। हर पैटर्न में रिस्क की रणनीति भी होती है, साथ ही एंट्री और स्टॉप लॉस कीमत के बारे में भी संकेत मिलते हैं। तो अब हम समझते हैं कैंडलस्टिक से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं। जैसे कि हम पैटर्न के बारे में जानना और समझना शुरू करें उससे पहले कुछ और अवधारणाओं मान्यताओं को अपने दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे कि ये दो अवधारणाएं कैंडलस्टिक से जुड़ी हुई हैं। इन अवधारणाओं को ठीक से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इन पर बार बार लौटेंगे। हो सकता है कि ये अवधारणाएं अभी आपको पूरी तरीके से समझ ना आए, लेकिन आगे चल के कुछ हम इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे। इसीलिए अभी से इनको थोड़ा थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। तो समझते हैं। मजबूती में खरीदें और कमजोरी में बेचें। नीले रंग की कैंडल यानी बुलिश कैंडल मजबूती को दिखाती है और लाल रंग की कैंडल बेरिश यानी कि कमजोरी को दिखाती है। इसीलिए जब भी आप खरीद रहे हैं तो ये देखिए कि उस दिन ब्लू कैंडल है और जब आप बेच रहे हैं तो वह लाल कैंडल वाला दिन होना चाहिए। हर पैटर्न में बदलाव की गुंजाइश रखें। किसी भी पैटर्न को आंख मूंद कर मत मान लीजिए। हो सकता है कि कोई पैटर्न किसी एक परिभाषा पर खरा उतर रहा हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि बाजार में बदलाव हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सीमित दायरे के अंदर थोड़े बहुत बदलाव के लिए तैयार रहें और उस हिसाब से पैटर्न को थोड़ा बहुत बदलने के लिए तैयार रहें। किसी भी पैटर्न के पहले से ट्रेंड को देखें। अगर आप किसी बुलिश पैटर्न को देख रहे हैं तो उसके पहले के ट्रेंड को जांच लें, क्योंकि ये बेरिश होना चाहिए। अगर आप बेरिश पैटर्न को देख रहे हैं तो उसके पहले का पैटर्न बुलिश होना चाहिए। एकदम सही बात है कि जैसे अगर मार्केट चढ़ रहा था और फिर गिर रहा है, तब जो बेरिश वाला पैटर्न बना होगा वो काम करेगा, और उसी तरीके से मार्केट गिरा ही पड़ा था और फिर यहाँ पे बुलिश का पैटर्न बना है, तब उसको लेना सही होगा, तब ये पैटर्न काम का है। ऐसे बीच में रेंगते हुए में अगर आप लेंगे तो किसी काम का नहीं है।
इस अध्याय की खास बातें ये रही हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस अवधारणा को थोड़ा संशोधित किया जाता है और कैंडलस्टिक पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, सिंगल पैटर्न और मल्टी पैटर्न। इसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 तरीके की अपनी अवधारणाएं होती हैं। पहली, मजबूती में खरीदें और कमजोरी में बेचें, पैटर्न को जांचें परखें और पुराने ट्रेंड को जरूर देखें। यहाँ पर हमारे 4 अध्याय खत्म हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं 5वें अध्याय पे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का भाग 1। संक्षिप्त विवरण समझते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडलस्टिक से बनने वाला पैटर्न है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पैटर्न एक दिन के ट्रेडिंग एक्शन के आधार पर बनाया जाता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर किए जाने वाले सौदे काफ़ी फायदे का हो सकता है अगर आपने उस पैटर्न को ठीक से पहचाना है और सौदे को ठीक से किया है। इस तरह के सौदे करने के लिए आपको कैंडल की लंबाई की तरह ठीक से ध्यान देना होगा। आपको याद होगा कि कैंडलस्टिक की लंबाई उस दिन के दायरे को बताती है। जितना लंबा कैंडल होगा उस दिन की खरीदारी बिक्री उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कैंडलस्टिक छोटा है तो ये माना जा सकता है कि उस दिन ट्रेडिंग बहुत कम हुई थी। नीचे के चित्र से आपको लंबे और छोटे बुलिश और बेरिश कैंडल के बारे में समझ में आएगा। ये इसी को कहते हैं कि मार्केट इस दिन रेंज में रहा था और ये मार्केट दौड़ते हुए भागा था। ये भी रेंज में था और ये मार्केट गिरा था। ठीक, हर सौदे को कैंडलस्टिक की लंबाई के पैमाने पर भी नापा जाना चाहिए। बहुत छोटी कैंडल वाले सौदे से बचना चाहिए। इसके बारे में हम आगे विस्तार में समझेंगे जब हम पैटर्न को जानेंगे। अब हम समझते हैं मारुबोजू। मारुबोजू वो पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जापानी भाषा में मारुबोजू का मतलब होता है गंजा। गंजा का मतलब समझ रहे हो? मारुबोजू का पेट जो है वो पूरा भरा होता है। मारुबोजू 2 तरीके के होते हैं, बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू। हाँ, और आगे बढ़ें इससे पहले कैंडलस्टिक से जुड़ी अपनी 3 अवधारणाओं को एक बार फिर से याद कर लिया जाए। मजबूती में खरीदें और कमजोरी में बेचें, पैटर्न में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, यानी बदलाव की गुंजाइश हो सकती है, और पुराने ट्रेंड को देखते रहें। मारुबोजू शायद अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न है जो नंबर 3 अवधारणा को हमेशा पूरी नहीं करता है। मतलब ये पुराना ट्रेंड इस पर अपना खास काम नहीं करता है। एक मारुबोजू पूरे चार्ट में कहीं भी दिखाई पड़ सकता है बिना पिछले ट्रेंड की कोई परवाह किए बगैर। इसके बावजूद इसके आधार पर किए गए सौदे पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। परिभाषा के मुताबिक मारुबोजू वह कैंडलस्टिक है जिसमें अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, इसीलिए इसे मारुबोजू यानी गंजा कहते हैं। मारुबोजू में सिर्फ रियल बॉडी होती है, जैसे कि नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं। हालांकि यह नियम भी हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी इससे अलग भी होता है। ये रहा, इसमें ये नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मारुबोजू। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये यहीं पे ओपन हुआ था और यही इसका हाई गया था, और यही इसका लो गया था और यहीं ये क्लोज हो गया। और सेम टू सेम ये भी यहीं पर इसका हाई गया और यहीं पे ये क्लोज हुआ था, और यहीं पे ये ओपन हुआ था और यही इसका लो गया था। इसी को हम कहते हैं मारुबोजू। मतलब ये गंजा है, यहाँ से भी गंजा, यहाँ से भी गंजा। अब समझते हैं बुलिश मारुबोजू को। बुलिश मारुबोजू में अपर और लोअर शैडो का होने का मतलब होता है लो बराबर है ओपन के और हाई बराबर है क्लोज के। वही जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक बुलिश मारुबोजू बताता है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है और बाज़ार के भागीदार किसी भी कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। इसीलिए शेयर अपने हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। इस तरह का एक्शन बताता है कि बाज़ार में मूड और माहौल बदल गया है और शेयर अब पूरी तरीके से तेज़ी में है, यानी बुलिश है। ये माना जाता है कि मूड में इस बदलाव की वजह से अब तेज़ी रहेगी और ये तेज़ी का माहौल अगले कुछ समय तक बना रहेगा। इसीलिए एक ट्रेडर को ऐसे में शेयर खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। बुलिश मारुबोजू में शेयर खरीदने की कीमत यानी बाइंग प्राइस वह होनी चाहिए जो मारुबोजू में क्लोजिंग प्राइस है। मतलब जो इसका टॉप गया है उसी पे आप खरीद लो। जैसे ये देखो, इन्होंने ये पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है,
कि ये जो भी गया था इसी पे आप ख़रीद लो। अब यहाँ से ख़रीदने के बाद में ये मार्केट यहाँ गया है, हल्का सा इसने यहाँ पे टच किया था, दूसरे एज में थोड़ा टेस्ट किया है और यहाँ भी थोड़ा टेस्ट किया, लेकिन ये ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बनता चला गया है। तो ये अगर मान लीजिए दिन का पैटर्न होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 7 से 8 दिन में इसने आपको अच्छी बढ़त दे दी। ऊपर के चार्ट में ACC लिमिट, अच्छा ये ACC लिमिटेड जैसे कैंडल का, ये ACC लिमिटेड का इन्होंने चार्ट दिखाया है। जिस कैंडल को घेर कर दिखाया गया है वो बुलिश मारुबोजू है। आपको दिख रहा है कि बुलिश मारुबोजू की कैंडल में ऊपर या नीचे कोई शैडो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज है इतना, इतना और इतना। कृपया ध्यान दीजिए कि किताब की परिभाषा के मुताबिक ओपन इक्वल टू लो और हाई इक्वल टू क्लोज, लेकिन यहाँ इस उदाहरण में वास्तविकता थोड़ा अलग है, यानी परिभाषा में बदलाव है। हालांकि अगर आप इसे परिस्थिति में देखेंगे तो यह बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, पर प्रतिशत में सिर्फ 0.17% का अंतर है। यहीं पर यह दूसरा नियम लागू होता है कि थोड़ा से बदलाव के लिए तैयार रहिए और जांच करिए। इस मारुबोजू से आपको पता चल रहा है कि बाजार में तेज़ी आ गई है और अब ये शेयर खरीदने का समय आ गया है। इस सौदे के लिए सही कीमत होगी खरीद की कीमत जो भी उसका हाई रहा है के पास, और स्टॉप लॉस होगा जो भी उसका लो रहा है। अब यह आपको यह समझ आ गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कोई टारगेट पॉइंट नहीं देता है, लेकिन हम इसके बारे में एक मॉड्यूल में आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। अब अगर हमने मारुबोजू देखकर शेयर खरीदने का फैसला कर लिया है तो शेयर खरीदने का सही समय क्या होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि आपकी रिस्क यानी जोखिम लेने की क्षमता क्या है। बाज़ार में 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक रिस्क लेने वाला और एक रिस्क से बचने वाला। रिस्क लेने वाला ट्रेडर शेयर को उसी दिन खरीदेगा जिस दिन उसे मारुबोजू दिखेगा। हालांकि वे निश्चिंत होना होगा कि मारुबोजू सही में बना है। वैसे ये जांच करना बहुत आसान है। भारतीय बाजार शाम में 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसे बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले यानी 3:20 पर ये देखना होगा कि शेयर की मौजूदा कीमत यानी CMP मतलब करंट CMP क्या था भाई, उस दिन के हाई पॉइंट यानी सबसे ऊंची कीमत के और ओपन प्राइस यानी बाजार खुलने के समय की कीमत बराबर है लो प्राइस यानी सबसे नीचे की कीमत। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन बाजार में मारुबोजू बना है और इसीलिए आप शेयर खरीद सकते हैं। आपकी खरीद क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगी, कि खरीद क्लोजिंग प्राइस के आसपास होनी चाहिए। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि रिस्क लेने वाला ट्रेडर भी शेयर तेजी यानी नीले कैंडल वाले दिन ही खरीद रहा है और वो ये नियम नंबर 1 का पालन कर रहा है जो कहलाता है कि मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो। रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अब ये क्या करेगा, शेयर तब खरीदेगा जब उसे यह तय हो जाएगा कि मारुबोजू पिछले दिन बन चुका है, लेकिन शेयर खरीदने से पहले उसे यह निश्चित करना होगा कि जब वो खरीद रहा है उस दिन भी तेजी बनी हुई है, क्योंकि तभी वह नियम नंबर 1 का पालन कर रहा होगा। इसका मतलब है कि उसे शेयर उस समय खरीदना होगा जब बाजार बंद होने वाला हो। इस तरीके के ट्रेड के लिए एक मुश्किल ये होती है कि खरीद की कीमत हमेशा खरीद की सुझाई गई कीमत से थोड़ी ऊंची होती है, इसीलिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी नीचा होता है। लेकिन ये ट्रेडर रिस्क लेने से बच रहा है, इसीलिए वह पूरी तरह निश्चित हो जाने पर यह सौदा करता है। ऊपर दिखाए गए ACC के चार्ट पर आधार पर सौदा करने पर रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले दोनों तरीके के ट्रेडर को फ़ायदा होगा। अब एक और उदाहरण के लिए एशियन पेंट्स के चार्ट पर नज़र डालते हैं, जहां पर रिस्क लेने वाला और इससे बचने वाला ट्रेडर दोनों को फ़ायदा होता है। ये बना है एक मारुबोजू और ये ऐसा है कि
जो रिस्क लेने वाला है उसने आज ही के दिन यहाँ पे ख़रीद लिया है, और जो रिस्क नहीं लेने वाला है उसने मान लो दूसरे दिन यहाँ पे ख़रीदा है। तो इसमें दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। और ये देखो, ये ख़तरनाक वाला बना हुआ है। हालांकि ये कोई लेने वाली जगह नहीं है। लेने का सही पॉइंट ये है, या ये है, या ये है। मतलब जब एक रेंज को तोड़ के कोई चीज़ बाहर जाती है तब उसको देखा जाता है। जैसे ये हो गया, ये एक रेंज बना के रखा है। यहाँ पे देखिए ये एक रेंज बना के रखा है। तो रेंज को जब तोड़ के कोई चीज़ जाती है, जैसे इसने यहाँ पे एक रेंज बनाया है, वही सेम रेंज यहाँ पे है। जितनी बार ये रेंज को तोड़ रहा है ये नीचे जा रहा है। ऊपर के चार्ट में आपको बोरिस मारुबोजू को गोले से घेर कर दिखाया गया है। रिस्क लेने वाला ट्रेडर अपना सौदा उसी दिन बाजार बंद होने के समय के आसपास ले लेगा, लेकिन इससे अगले दिन उसे नुकसान होगा। उधर रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अगले दिन का इंतज़ार करेगा और उसे दिखेगा कि अगला दिन लाल कैंडल वाला दिन है, यानी मंदी का दिन है, और इस तरह वह शेयर खरीदने और नुकसान से बच जाएगा। आपको याद ही होगा कि हमें नीले कैंडल वाले दिन खरीदना है और लाल कैंडल वाले दिन बेचना है। बोरिस मारुबोजू के में स्टॉप लॉस। अगर बाज़ार में आपके खरीदने के बाद शेयर ने दिशा बदल दी और सौदा उल्टा पड़ गया है, तो मैंने पहले ही कहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में रिस्क से बचने का अपना खुद का मैकेनिज़्म यानी क्रियाविधि होती है। बोरिस मारुबोजू में शेयर का लो यानी सबसे नीची कीमत उसके स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। अगर आप किसी शेयर को खरीदने का सौदा कर रहे हैं और मार्केट दूसरी तरफ चला गया है, तो आपको अपने शेयर से तब निकल जाना चाहिए जब वह शेयर बोरिस मारुबोजू में अपने लो को तोड़ दे, यानी सबसे नीची कीमत से नीचे चला जाए। एक उदाहरण देखते हैं जिसमें एक बोरिस मारुबोजू एक खरीदने का सौदा बनता है, रिस्क लेने वाला और रिस्क से बचने वाले ट्रेडर दोनों के लिए। ये यहाँ पे मारुबोजू बना है, और क्योंकि ये एक पैटर्न था तो यहाँ पे उसने ख़रीदने की सोची और हाई यहाँ पे गया था, उसने लिया और लेने के बाद में डू बिल्कुल ये फंसने वाली ही जगह है, क्योंकि अगर मैं भी दिमाग लगाऊँ तो ये एक रेंज बाउंड है, ये एक रेंज बाउंड है। इस रेंज बाउंड से थोड़ा सा दूर निकलने पे ही लेना सही रहेगा। लेकिन मारुबोजू पैटर्न यहाँ नहीं बनता और सौदे में घाटा हो जाता है। इस सौदे का स्टॉप लॉस होगा मारुबोजू का लो, यानी सबसे नीचे कीमत 959.85 रुपये। वैसे सौदे यानी ट्रेडर में कभी कभी घाटा उठाना शेयर ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी भी कभी कभी घाटा उठाते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक के आधार पर सौदा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नुकसान यानी घाटा बहुत लंबा नहीं कर चलता। ये बहुत साफ होता है कि कब आपको अपना सौदा बंद करके निकल जाना है। ऊपर के उदाहरण में दिखाए गए इस सौदे में बाहर निकल जाने की सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि शेयर लगातार नीचे की ओर जा रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस के बाद यानी आपके शेयर में निकल जाने के बाद शेयर अपनी दिशा बदल दे और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होना भी बाज़ार में एक आम बात है। ख़ास बात यह है कि बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, आपको अपने नियमों का पालन करना ही चाहिए और उससे बचने का रास्ता नहीं ढूंढना है। अब हम बात करते हैं बेरिस मारुबोजू की। बेरिस मारुबोजू का मतलब है कि बाज़ार में काफ़ी मंदी आ रही है। यहाँ पर ओपन हाई के बराबर हो जाता है और क्लोज लो के बराबर हो जाता है। बेरिस मारुबोजू यह बताता है कि बाज़ार में लोगों ने बेचने का मूड इतना ज़्यादा है कि बाज़ार के भागीदार किसी भी कीमत पर बेच कर निकल जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने सबसे निचली कीमत के आसपास जाकर बंद होता है। ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके पहले का ट्रेंड क्या था। बेरिस मारुबोजू यह बताता है कि मूड बदल गया है और बाज़ार मंदी में है। यहाँ भी उम्मीद की जाती है कि मूड में यह बदलाव अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा और शेयर लगातार मंदी में रहेगा। ऐसे में शेयर को शॉर्ट करने के मौके तलाशे जाने चाहिए और शॉर्ट में
बेचने वाली कीमतें उस दिन के बंद कीमत के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पे शब्द आ गया है शॉर्ट करना, इसमें आगे सिखाया जाएगा कि शॉर्ट कैसे किया जाता है। ऊपर के चार्ट में BPCL लिमिटेड, अच्छा ये एक पैटर्न बना है, ये मारूबुजू बना है, यहाँ पे लेना था लेकिन ये पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया है, लेकिन लेने लायक है। ऊपर के चार्ट में BPCL लिमिटेड गोल घेरे पर दिखाया गया है कि कैंडल बताता है कि बेरिश मारूबुजू मौजूद है। इस कैंडल में भी अपर और लोअर शैडो नहीं होता है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आंकड़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस उसका दायरा कम होना चाहिए, यानी बदलाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बार इस मारूबुजू के आधार पर शेयर का सौदा यानी ट्रेंड बेचने का होगा और शॉर्ट करने की कीमत होगी 341 रुपये 70 पैसे। साथ ही स्टॉप लॉस होगा उस दिन के कैंडल की सबसे ऊंची कीमत यानी 356 रुपये। हालांकि अभी तक हमने टारगेट प्राइस तय करना नहीं सीखा है और हम इसे आगे मॉडल में सीखेंगे। पर ये याद रखिए, एक बार आपने सौदे कर लिया तो आपको तब तक होल्ड करना है जब तक या तो टारगेट हिट हो जाए या स्टॉप लॉस। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक हिट होने के पहले कुछ किया तो हो सकता है कि आपका सौदा उल्टा पड़ जाए। इसीलिए यह अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत सही कही इन्होंने। यहाँ पर मैं अभी तक जितने ट्रेड लिया उसमें ये गलती किया हूँ कि हालांकि मैं GTT लगा देता हूँ, GTT के बारे में समझ में है ही है कि स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया है, इसके बावजूद कभी कभी मैं बेच के निकलता हूँ और फिर वो फटाक से ऊपर चला जाता है। सौदे आपके रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर किए जाएंगे। रिस्क लेने वाले ट्रेडर सौदा उसी दिन शुरू कर सकता है और अगर उसे कैंडल में बेरिश मारूबुजू दिख रहा है, इसके लिए उसे शाम 3:20 के आसपास यह निश्चित करना होगा कि ओपन हाई और उस समय की कीमत करंट मार्केट प्राइस, अच्छा CMP करंट मार्केट प्राइस उस दिन के बाज़ार की सबसे नीची कीमत है। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बेरिश मारूबुजू निश्चित है और वह अपने शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। अगर ट्रेडर रिस्क से बचना चाहता है तो वह अगले दिन की क्लोजिंग पर तक इंतज़ार करेगा। वह अपनी शॉर्ट पोजीशन अगले दिन 3:20 के आसपास बनाएगा, जब उसे यह पता चल जाएगा कि यह भी एक रेड कैंडल दिन है और इस तरह से पहले नियम यानी मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो का पालन कर पाएगा। ऊपर के BPCL चार्ट के आधार पर किए गए सौदे में रिस्क लेने वाले और इससे बचने वाले दोनों तरीके के ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। अब एक और चार्ट पर नज़र डालते हैं, सिप्ला लिमिटेड के चार्ट पर, जहां बेरिश मारूबुजू रिस्क लेने वाले और इससे बचने वाले दोनों तरीके के ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ याद रखने कि यह कम समय के लिए जाने वाले शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं और यहाँ मुनाफा जल्दी से जल्दी निकाल लेना चाहिए। यह कम समय के लिए जाने वाले शॉर्ट हैं। ये मारूबुजू बना है, ये मारूबुजू बना है, ये धड़ 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 धड़। अब एक ऐसे चार्ट पर नज़र डालते हैं जिसमें बेरिश मारूबुजू तो है, लेकिन रिस्क लेने वाले ट्रेडर इस सौदे में पैसे नहीं बनाएंगे। उधर रिस्क से बचने वाले ट्रेडर तो ये सौदा करने से बच ही जाएंगे। ये मारूबुजू बना था और इसने पहले गड़बड़ी कर दी है। ट्रेड टैप। इस अध्याय के शुरू में हमने कैंडल की लंबाई की बात की थी। अगर कैंडल बहुत छोटा हो यानी उसकी रेंज 1% से नीचे है, या फिर कैंडल बहुत बड़ा है और उसकी रेंज 10% से ज़्यादा है, तो ऐसे में सौदा नहीं करना चाहिए। कैंडल छोटा होने का मतलब होता है कि उस समय बहुत कम सौदे हो रहे हैं और ऐसे में ट्रेड का डायरेक्शन यानी दिशा समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही जब कैंडल लंबा होता है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सौदे हो रहे हैं और ऐसे में स्टॉप लॉस लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस माहौल में आपको
स्टॉप लॉस बड़ा होगा और अगर सौदा उल्टा पड़ा तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बड़े और छोटे कैंडल के समय सौदे का ना करना ही बेहतर होता है। इस अध्याय से हमने सीखा कि कैंडलस्टिक के सही तरीके से काम करने के लिए बनाए गए नियमों को याद रखिए। मारुबोजू एक अकेला पैटर्न है, नियम नंबर 3 को फॉलो नहीं करता, यानी पिछले ट्रेड से उल्टा भी जा सकता है। और एक बुलिश मारुबोजू तेज़ी को दिखाता है। मारुबोजू की क्लोजिंग प्राइस पर खरीदें और मारुबोजू के लो पर स्टॉप लॉस रखें। और बेरिश मारुबोजू मंदी को बताता है। बेरिश मारुबोजू की क्लोजिंग प्राइस के करीब बेचें और मारुबोजू के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस रखें। रिस्क लेने को तैयार ट्रेड उसी दिन ट्रेड ले सकता है जिस दिन उसे मारुबोजू बनता दिखे। रिस्क कम लेने वाला ट्रेड अपना ट्रेड अगले दिन लेता है जब उसे अगला नियम यानी मारुबोजू में खरीदो और कमजोरी में बेचो पूरा होता दिख रहा हो। जब कैंडलस्टिक बहुत छोटा या बड़ा हो तो सौदे नहीं करने चाहिए। छोटे कैंडल का मतलब है कम कारोबार और बड़े कैंडल का मतलब है काफ़ी अधिक कारोबार। स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल होता है। यहाँ तक हो गया है और अब हम चलते हैं अध्याय 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के भाग 2 पे। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पिनिंग स्टॉप की। स्पिनिंग स्टॉप एक बहुत ही रोचक कैंडलस्टिक है। यह मारुबोजू की तरह ट्रेडर को बाजार में घुसने और वहां से निकलने यानी एंट्री और एग्जिट के लिए सही सिग्नल नहीं देता है, लेकिन स्पिनिंग स्टॉप बाजार में मौजूदा हालत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस जानकारी के आधार पर ट्रेडर के लिए बाजार में अपनी पोजीशन बनाना आसान हो जाता है। अच्छा जी, स्पिनिंग टॉप का कैंडल नीचे दिखाया गया है कि इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इसमें क्या खास दिख रहा है। इसमें खास ये दिख रहा है जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही इसकी है और इसकी इतनी है, मतलब बॉडी और शैडो इक्वल है। इस कैंडल में रियल बॉडी काफ़ी छोटी है। आपको यह भी दिखेगा कि अगर अपर और लोअर शैडो एक बराबर है। आपको क्या लगता है कि दिन में बाजार में ऐसा क्या हुआ होगा कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बना? दिखने में स्पिनिंग टॉप बहुत ही सीधा साधा सा है, छोटी रियल बॉडी वाला कैंडल दिखता है, लेकिन वास्तव में दिन में हुई कई घटनाओं के संकेत इसमें छुपे होते हैं। आइए इन घटनाओं पर नज़र डालते हैं। पानी पी लें भाई। छोटी रियल बॉडी, स्मॉल रियल बॉडी, तो ये बताता है कि ओपन कीमत और क्लोज कीमत एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। उदाहरण के तौर पर ओपन कीमत 210 और क्लोज कीमत 213 है हो सकती है, या फिर ओपन कीमत 210 और क्लोज कीमत 207 हो सकती है। इन दोनों ही हालात में स्मॉल रियल बॉडी बनाना एक आम बात है, क्योंकि एक 200 की कीमत वाले शेयर के लिए 3 का बदलाव ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ओपन कीमत और बंद यानी क्लोज कीमत एक दूसरे के इतने करीब हैं। इसीलिए ऐसे में कैंडल के रंग का भी कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। कैंडल नीले रंग का हो या लाल रंग का, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब की बात ये होती है कि ओपन कीमत और क्लोज कीमत एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपर शैडो की, कि अपर शैडो रियल बॉडी को दिन के उच्चतम स्तर से जोड़ता है। अगर ये लाल कैंडल है तो हाई और ओपन एक दूसरे से जुड़ते हैं, और अगर यह नीला है तो हाई और क्लोज एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर आप लोअर शैडो को कुछ समय के लिए भूल जाएं और सिर्फ छोटे रियल बॉडी और अपर शैडो पर ही ध्यान दें तो आपको क्या समझ में आता है? फिर तो ये बता रहा है कि बाज़ार बढ़ सकता है। बाज़ार में क्या हुआ होगा? बाज़ार में खींचातानी थी। अपर शैडो का वहाँ होना यह बताता है कि बाज़ार में बुल्स यानी तेज़ी करने वालों ने बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुए। अगर वो अपनी इस कोशिश में सफल हुए होते तो रियल कैंडल नीले रंग का एक लंबा कैंडल होता, एक छोटा कैंडल नहीं। इसका मतलब है कि बुल्स ने कोशिश की लेकिन वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हुए।
अच्छा जी, मतलब खींचातानी चल रही थी। और लोअर शैडो रियल बॉडी को दिन के लो पॉइंट यानी सबसे निचली कीमत से जोड़ता है। अगर ये लाल कैंडल है तो लो और क्लोज एक साथ जुड़ते हैं, और अगर यह नीला कैंडल है तो लो और ओपन आपस में जुड़ते हैं। अगर आप रियल बॉडी और लोअर शैडो को एक साथ देखें और अपर शैडो की ओर ध्यान न दें तो आपको क्या दिखता है, क्या हुआ होगा? एकदम वैसा ही जैसा बुल्स के साथ हुआ था। लोअर शैडो का वहाँ होना ये बताता है कि बेयर्स यानी मंदी वाले ने बाजार का कंट्रोल लेने की और बाजार को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हुए। अगर बेयर्स अपनी कोशिश में सफल होते तो रियल बॉडी लंबी होती और लाल रंग की होती और एक छोटी कैंडल नहीं होती। इसीलिए इसको मंदी वालों की एक कोशिश भर की माना जाएगा। अब स्पिनिंग टॉप के सारे हिस्सों रियल बॉडी, अपर शैडो और लोअर शैडो तीनों को एक साथ जोड़कर उसके बारे में अनुमान लगाइए। बुल्स ने एक कोशिश की बाजार को ऊपर ले जाने की, जो सफल नहीं हुए। बेयर्स ने कोशिश की बाजार को नीचे ले जाने की, जो कि सफल नहीं हुए। तेजी के खिलाड़ी और मंदी के खिलाड़ी यानी बुल्स और बेयर्स दोनों ने बाजार को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। छोटी रियल बॉडी यही दिखाती है। इसीलिए स्पिनिंग टॉप का मतलब है कि बाजार में अभी अनिश्चितता है और बाजार में कोई एक दिशा तय नहीं हो पा रही है। अगर आप सिर्फ स्पिनिंग टॉप को देखेंगे तो ये आपको बहुत कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि बुल्स और बेयर्स दोनों बाजार को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। लेकिन जब आप स्पिनिंग टॉप को एक चार्ट पर देखेंगे तो ये आपको बहुत मजबूत तरीके से बताएगा कि बाजार में क्या हो रहा है और उसके आधार पर आप बाजार में अपनी पोजीशन बना पाएंगे। मंदी में स्पिनिंग टॉप का मतलब, जब शेयर में मंदी चल रही है तब अगर स्पिनिंग टॉप कैंडल बने तो क्या होगा? जब मंदी चल रही होती है तो बाजार में बेयर्स का कब्जा होता है। स्पिनिंग टॉप बनने के समय हो सकता है कि बेयर्स बिकवाली के नए दौर की तैयारी कर रहे हैं, जबकि बुल्स कोशिश कर रहे होते हैं कि बाजार में गिरावट को थाम सकें। इसके लिए वह अपनी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो रही होती है। अगर बुल्स की कोशिश सफल होती तो यह एक नीले कैंडल वाला दिन होता, न कि एक स्पिनिंग टॉप वाला। ऐसे में स्पिनिंग टॉप को देखते हुए आप क्या फैसला करेंगे? फैसला करते हुए आपको देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बाजार में और बिकवाली आएगी या फिर बाजार संभलेगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जब तस्वीर साफ ना हो तो ट्रेडर्स को दोनों तरफ की पोजीशन की तैयारी बना कर रखनी चाहिए, यानी नीचे जाने और ऊपर जाने दोनों की तैयारी। अगर ट्रेडर बाजार में तेज़ी करने का मौका ढूंढ रहा है तो शायद उसके लिए ये सही अवसर हो सकता है, लेकिन उसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इसीलिए ऐसी स्थिति में उसे अपनी कुल पूंजी का आधा ही इस समय लगाना चाहिए। मतलब अगर उसका इरादा 500 शेयर खरीदने का था तो उसे इस समय सिर्फ 250 शेयर ही खरीदने चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि बाजार का रुख क्या होता है और बाजार किधर जाता है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो वह बाकी बेचे हुए 250 शेयर भी खरीद सकता है और कीमत में एवरेजिंग कर सकता है। अगर बाजार वास्तव में ऊपर की तरफ जाने लगता है तो ट्रेडर को शेयर सबसे नीची कीमत पर मिल चुके होंगे। लेकिन मान लीजिए उल्टा होता है और शेयर की कीमतें और गिरने लगती हैं तो ट्रेडर को आधा ही नुकसान होगा, क्योंकि उसने आधे शेयर खरीदे हैं, पूरे नहीं। यहाँ नीचे एक चार्ट में दिखाया गया है कि जब मंदी के समय स्पिनिंग टॉप बनता है तो क्या होता है। इस उदाहरण में शेयर ने स्पिनिंग टॉप के बाद तेजी पकड़ ली थी। स्पिनिंग टॉप, अब एक और चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में स्पिनिंग टॉप के बाद मंदी का दौर बना रहा था।
मतलब स्पिनिंग टॉप जो है ये काम की चीज़ है भाई। ये देखो एक स्पिनिंग टॉप यहाँ बना हुआ है। और कोई स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। यह कहा जा सकता है कि स्पिनिंग टॉप तूफान के पहले की शांति है। ये तूफान तेज़ी या मंदी किसी को भी बढ़ा सकता है। ये तूफान ट्रेंड में बदलाव भी ला सकता है। बाजार किधर जाएगा ये तो नहीं पता चलता, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि बाजार को दिशा मिलने वाली है और आपको उसके लिए तैयार रहना है। तेज़ी में स्पिनिंग टॉप का मतलब, तेज़ी के समय के स्पिनिंग टॉप का असर भी वैसा ही होता है जैसे मंदी के समय का, बस हम इसे थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आप नीचे के चार्ट को देखिए और बताइए आपको क्या लगता है। यहाँ बहुत साफ दिख रहा है कि बाज़ार तेज़ी में है। इसका मतलब है कि बाज़ार पूरी तरीके से बुल्स के कब्जे में है, लेकिन स्पिनिंग टॉप बनने के बाद से थोड़ी असमंजस की स्थिति आ चुकी है। बुल्स की बाज़ार पर पकड़ कमज़ोर हो गई है। ऐसा नहीं होता तो स्पिनिंग टॉप नहीं बनता। स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब है कि बाज़ार में मंदी वाले खिलाड़ी यानी बेयर्स का प्रवेश हो चुका है। हालांकि अभी वे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बुल्स ने उन्हें घुसने की जगह तो दे ही दी है। अब आप क्या करेंगे? इस स्थिति का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है आपको कैसी पोजीशन लेनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था और स्पिनिंग टॉप बना है, इसका मतलब यहाँ पे आपस में धरपकड़ मारपीट हो गई है बुल्स और बेयर के बीच में। अब क्योंकि बेयर्स ने इतनी ताकत तो लगा दी है कि बुल्स को इसके आगे बढ़ने नहीं दिए, इसका मतलब है कि यहाँ से बुल्स लड़ाई हार जाएंगे और बेयर्स जो हैं मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। सही है। स्पिनिंग टॉप बता रहा है कि बाज़ार में असमंजस की स्थिति है और ना तो बुल्स और ना ही बेयर्स, दोनों में से कोई भी बाज़ार पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। तेज़ी के समय के इस माहौल को देखते हुए हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि बुल्स अपनी पोजीशन को पकड़ कर बैठे हैं और एक नई तेज़ी की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। बुल्स थक गए हैं और अब वो बेयर्स को बाज़ार में घुसने का मौका दे सकते हैं। इसका मतलब है कि बाज़ार में एक करेक्शन आने वाला है। बाज़ार में इन दोनों की संभावना 50-50 यानी आधी-आधी है। अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ की संभावनाएं बराबर हैं। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? वास्तव में आपको दोनों तरफ की तैयारी रखनी चाहिए। मान लीजिए आपने शेयर बाज़ार की रैली शुरू होने से पहले शेयर खरीदा था। ये आपके लिए मौका है कि आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन ऐसे में आपको अपना पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 500 शेयर हैं और आपने इसमें से 50% शेयर बेच सकते हैं। आपके ऐसा करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। मंदी वाले बाज़ार में आ जाएंगे, बाज़ार में मंदी आ जाएगी और बेयर बाज़ार में घुस जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बाज़ार नीचे की तरफ जाने लगेगा। आपने जो 50% शेयर बेच कर फ़ायदा उठा लिया था, अब वह आपकी बची 50% से भी जो फ़ायदा मिल रहा था उसे निकाल सकते हैं। आपका जो फ़ायदा अब होगा वो भी बाज़ार के करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होगा। तेज़ी वाले बाज़ार में आ जाएंगे। अगर बाज़ार में वापस तेज़ी आ जाती है, यानी अगर वास्तव में बुल्स सुस्ता रहे थे और नई रैली की तैयारी कर रहे थे, तो भी आप पूरी तरीके से बाज़ार में नहीं निकले हैं, तो अभी भी आपके पास 50% शेयर है और आप आने वाले समय में और फ़ायदा कमा सकते हैं। इस तरह का फैसला आपको दोनों तरफ के फ़ायदे दिला सकता है। नीचे के चार्ट में तेज़ी के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है और उसके बाद बाज़ार ने और भी तेज़ी पकड़ ली है। ऐसे में अगर आपका 50% शेयर निवेश अभी भी बाज़ार में है तो आप इस रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुल मिलाकर स्पिनिंग टॉप कैलेंडर बाज़ार की असमंजस और अनिश्चितता को बताता है। यह बताता है कि दोनों तरफ बराबर की संभावनाएं हैं। यह बाज़ार ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। जब तक माहौल साफ ना हो तब तक
ट्रेड को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और अपनी पोजीशन कम से कम रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोजी की। दोजी दिख ही रहा है, बहुत दुबला पतला और पतला होता है। इसमें धर्म युद्ध होता है बुल्स और बायर्स दोनों के बीच में। बुल्स नीचे नहीं जाने देते हैं और बेयर्स ऊपर नहीं जाने देते हैं। दोजी भी एक सिंगल पैटर्न है। ये भी करीब करीब स्पिनिंग टॉप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें रियल बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती है। रियल बॉडी ना होने का मतलब है कि यहाँ पर ओपन और क्लोज कीमतें बराबर होती हैं। दोनों हमें बाज़ार के मूड और माहौल की सूचना देते हैं और इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है। दोजी की परिभाषा को अगर समझें तो यह है कि ओपन कीमत और क्लोज कीमत बराबर हो और रियल बॉडी बिल्कुल भी ना हो। अपर और लोअर शैडो कितने भी बड़े हो सकते हैं। हालांकि हमें कैंडलस्टिक के दूसरे नियम मतलब कि हमें अपने विचार में थोड़ा लचीलापन रखना चाहिए और पैटर्न या चार्ट को जांच लेना चाहिए को ध्यान में रखकर कई बार पतले कैंडल वाले पैटर्न को भी दोजी मान सकते हैं। हमेशा बिना रियल बॉडी वाला दोजी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कैंडल के रंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। महत्व सिर्फ एक चीज़ का है कि ओपन और क्लोज कीमतें बराबर हों। दोजी का असर भी स्पिनिंग टॉप की तरह ही होता है। जो कुछ हमने स्पिनिंग टॉप के बारे में जाना है वह सब दोजी पर भी लागू होता है। वास्तव में दोजी और स्पिनिंग टॉप अक्सर एक साथ एक ही समूह में एक जगह पर दिखाई देते हैं और बाजार के असमंजस को बताते हैं। नीचे के चार्ट पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि एक मंदी के बाजार में दोजी कैसे बनता है और बाजार की अगली चाल के पहले के असमंजस को कैसे बताता है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ दोजी एक अच्छी तेज़ी के बाद बना है और उसके बाद बाजार की दिशा बदल गई और गिरावट आ गई है। गिरावट तो आई थी लेकिन अच्छा नीचे वाले के बारे में बता रहा है। ये जो है ये तो इसको बता रहा है कि गिरावट आई है यहाँ पे दोजी के बाद में। तो अब आप अगर एक दोजी या स्पिनिंग टॉप को अलग अलग या एक साथ देखें तो याद रखिए कि बाजार दिशाहीन है, यानी असमंजस में है। ऐसे में बाजार किसी भी तरफ जा सकता है और आपको अपना ट्रेड ऐसा रखना चाहिए कि दोनों तरफ का फ़ायदा मिल सके। इस अध्याय से हमने क्या सीखा कि स्पिनिंग टॉप में बहुत छोटी रियल बॉडी होती है, साथ ही अपर और लोअर शैडो करीब करीब बराबर होते हैं। इसके अलावा स्पिनिंग टॉप में कैलेंडर के रंग का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है तो इस बात का कि ओपन और क्लोज कीमतें एक दूसरे से काफ़ी करीब हों। स्पिनिंग टॉप बाजार के असमंजस को बताता है। बुल्स और बेयर्स बराबरी पर होते हैं। बाजार नई दिशा तलाश रहा होता है। किसी रैली में ऊपर की तरफ में स्पिनिंग टॉप के बनने का मतलब है कि या तो बुल्स सुस्ता रहे हैं और बाजार को फिर से ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, या तो बेयर्स बाजार में घुसने की तैयारी कर रहे हैं और तेज़ी पर रोक लगने वाली है। जो भी हो, ऐसे में ट्रेडर्स को संभल कर रहना चाहिए। अपने कुल खरीद का आधा हिस्सा ही खरीदना चाहिए और बाजार की दिशा देखनी चाहिए। किसी रैली की निचली तरफ बनने वाले स्पिनिंग टॉप का मतलब है कि बेयर्स थक चुके हैं और फिर भी वह सुस्ता रहे हैं। अगर वह थक गए हैं तो बुल्स बाजार में घुस जाएंगे और ट्रेंड बदल जाएगा और बाजार ऊपर जाएगा। दोनों स्थिति में ट्रेडर्स को संभल कर रहना चाहिए और अपना आधा सौदा ही करना चाहिए। दोजी भी स्पिनिंग टॉप की तरह ही होता है। ये भी बताते हैं कि बाजार दिशाहीन है। परिभाषा के हिसाब से दोजी में रियल बॉडी नग के बराबर होती है, लेकिन काफ़ी पतली बॉडी वाली कैंडल को भी दोजी माना जाता है। एक ट्रेडर की रणनीति दोजी और स्पिनिंग टॉप में एक समान ही होती है। अब हम आ गए अध्याय 7 पे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ही चल रहा है अभी हमारा, और हम बात करने चल रहे हैं पेपर अम्ब्रेला की।
पेपर अम्ब्रेला को अगर देखोगे ये छाती की तरह ही है, वो चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड्स को अपने ट्रेड की दिशा तय करने में मदद करता है। पेपर अम्ब्रेला का असर समझने के लिए ये देखना ज़रूरी होगा कि वो चार्ट में कहाँ पर बनता है। एक पेपर अम्ब्रेला में दो तरीके के ट्रेंड रिजर्व पैटर्न होते हैं, हैंगिंग मैन और हैमर। हैंगिंग मैन पैटर्न मंदी का यानी बेरिश होता है, जबकि हैमर पैटर्न बुलिश यानी तेजी का होता है। पेपर अम्ब्रेला में एक लंबा शैडो होता है और छोटी अपर बॉडी होती है। अपर पेपर अम्ब्रेला एक मंदी की रैली के चार्ट के निचले सिरे पर होता है तो उसे हैमर कहते हैं। अगर पेपर अम्ब्रेला तेजी की रैली के चार्ट के ऊपरी सिरे की तरफ होता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। पेपर अम्ब्रेला की खासियत यह होती है कि उसका लोअर शैडो कम से कम रियल बॉडी का दोगुना होना चाहिए। इसे शैडो टू रियल बॉडी रेशियो कहते हैं। एक उदाहरण पर नज़र डालें। ओपन 100 पे हुआ था, हाई 103 गया था और लो गया है 94 और क्लोज हुआ है 102 पर। यहाँ पर रियल बॉडी की लंबाई होगी क्लोज ओपन यानी 102 माइनस 102 और लोअर शैडो की लंबाई होगी ओपन लो यानी 100 माइनस 6। ये साफ है कि यहाँ लोअर शैडो की लंबाई रियल बॉडी से दोगुनी से ज़्यादा है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पेपर अम्ब्रेला बन चुका है। हैमर का बनना। बुलिश हैमर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि किसी ट्रेड के नीचे की तरफ बन जाता है। हैमर में उसे दिन के ट्रेडिंग रेंज के ऊपर और एक छोटी रियल बॉडी होती है और एक लंबा लोअर शैडो होता है। जितना लंबा लोअर शैडो होगा उतना ही बुलिश पैटर्न होगा। नीचे के चार्ट में दो हैमर दिखाए गए हैं जो मंदी वाले दिन के नीचे की तरफ बने थे। ध्यान दीजिए कि नीले हैमर में बहुत ही छोटा अपर शैडो है जो कि मान्य है क्योंकि कैंडलस्टिक का दूसरा नियम हमें कुछ लचीलापन रखने और जांचने को कहता है। हैमर किसी भी रंग का हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उसका रंग क्या है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि शैडो टू रियल बॉडी रेशियो के पैमाने में पूरा करता है या नहीं। वैसे नीले रंग का हैमर एक ट्रेडर को कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिलाता है। एक हैमर के लिए उसके पहले का ट्रेंड नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पहले का ट्रेंड नीचे एक मुड़ती हुई लाइन से दिखाया गया है। हैमर के पीछे की सोच ऐसी होती है। बाजार नीचे की तरफ चल रहा था और बाजार पर बेयर्स का कब्जा था। इस नीचे की चाल में बाजार हर दिन पिछले दिन की क्लोज कीमत के मुताबिक और नीचे खुलता है और उसके बाद एक नया लो बनाकर बंद होता है। जिस दिन हैमर बनता है उस दिन भी बाजार नीचे ही ट्रेड करता है और एक नया लो बनाता है। हालांकि लो पर कुछ खरीदारी आती है जिसकी वजह से कीमतें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और शेयर उस दिन के हाई पर बंद होता है। हैमर के बनने वाले दिन की कीमत का उतार चढ़ाव बताता है कि बुल्स कीमत को और नीचे ना करने देने की कोशिश में लगे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। बुल्स की ये कोशिश बाजार का मूड सुधारने में मदद कर सकती है और इसे खरीदने के लिए एक मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। हैमर के मुताबिक सौदे पर कुछ इस तरह से होने चाहिए। हैमर का बनना खरीद शुरू करने के संकेत देता है। ट्रेंड बाजार में एंट्री कब लें, ये इस पर निर्भर करता है कि वह कितना रिस्क उठा सकता है। अगर ट्रेडर ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो वो उसी दिन स्टॉक खरीद सकता है। याद रखिए कि हैमर में रियल बॉडी के रंग का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए पहले नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर ट्रेडर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है या रिस्क से बचना चाहता है तो वह पैटर्न बनने के लिए अगले दिन या देखेगा कि कैंडल का रंग नीला है। रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर उसी दिन हैमर बनने के बाद 2:20 पर यह देखेगा कि ओपन और क्लोज बराबर हो, जिससे
निश्चित हो पाए कि हैमर बन चुका है। ओपन क्लोज करीब करीब बराबर हो, उसमें 1-2% का ही अंतर हो। लोअर साइडों की लंबाई रियल बॉडी की लंबाई के मुकाबले कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। अगर यह दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो यह एक हैमर और रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर सौदा शुरू कर सकता है। रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अगले दिन बिना लो क्लोज के आंकड़ों पर नजर डालेगा और अगर कैंडल नीचे रंग का हुआ तो वो अपना सौदा बना सकता है। हैमर का लो ही ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। नीचे का चार्ट एक ऐसा हैमर दिखाता है जिसमें रिस्क लेने वाला और रिस्क से बचने वाला दोनों ही तरीके के ट्रेडर को सौदे में फ़ायदा होता है। ये सिप्ला लिमिटेड का 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। इसमें सौदे ऐसे बनेंगे। रिस्क लेने के लिए तैयार ट्रेडर के लिए खरीदने की सही कीमत वो हमने कैंडल पर ही खरीदने यानी 444 पर है। रिस्क से बचने वाले ट्रेडर के लिए खरीदने का सही कीमत वह अगले कैंडल पर सौदा करेगा यह देखने के बाद कि अगला कैंडल नीले रंग का है। दोनों जगह ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस होगा 441 यानी हैमर कर लो। आप देख सकते हैं कि सौदे को कैसे पूरे हुए हैं और कैसे इंट्राडे में उनको फ़ायदा हुआ। अब एक और चार्ट पर नज़र डालते हैं। यहाँ रिस्क से बचने वाला ट्रेडर मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो के नियम का फ़ायदा पाता है। और अब तो हैमर वाला एक रोचक चार्ट। यहाँ दोनों हैमर में उन शर्तों का पालन किया गया है जो हैमर बनने के लिए ज़रूरी है। इसके पहले का ट्रेंड नीचे की तरफ का होना चाहिए। शैडो टू रियल बॉडी रेशियो। पहले हैमर में रिस्क से बचने वाला ट्रेडर अपने को घाटे से बचा लेगा क्योंकि वो कैंडलस्टिक के नियम नंबर 1 का पालन कर रहा है। लेकिन दूसरे हैमर के साथ रिस्क लेने वाला और इससे बचने वाला दोनों ही ट्रेड लालच में आ सकता है और अपना ट्रेड कर सकता है। यहाँ उसका ट्रेड शुरू होने के बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, फ्लैट बना रहा और बाद में टूट गया यानी नीचे गिर गया। हम जानते हैं कि आप एक ट्रेड में तब तक बने रहते हैं जब तक कि स्टॉप लॉस या आपका टारगेट पूरा नहीं होता। ऐसे में आप अपने सौदे में कोई बदलाव नहीं करते, इसीलिए इस सौदे पहले हैमर में घाटा होना ही है। लेकिन याद रखिए यह एक जानबूझकर लिया गया रिस्क है। अगर आप चार्ट पर नज़र डालिए जहाँ हैमर बनता दिख रहा है लेकिन ये हैमर के पहले मंदी के ट्रेंड वाली शर्त को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसे हैमर पैटर्न नहीं परिभाषित किया जा सकता है। हैंगिंग मैन। अगर किसी ट्रेड में एकदम ऊपर की तरफ पेपर अम्ब्रेला बने तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। बेरिश हैंगिंग मैन एक सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह बताता है कि अब बाजार की दिशा बदलने वाली है यानी कि ट्रेंड रिवर्स दिखता है। हैंगिंग मैन बताता है कि बाजार अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। हैंगिंग मैन को हैंगिंग मैन तभी कहा जाता है जब उसके पहले बाजार में तेज़ी चल रही हो। बाजार में ऊंचाई के बाद हैंगिंग मैन बनता है, इसीलिए बेरिश हैंगिंग मैन का मतलब है कि बिकवाली का दबाव आ रहा है। हैंगिंग मैन का कैंडल किसी भी रंग का हो सकता है और अगर वो सेरेटोरियल बॉडी रेशियो ही अपनी शर्त पूरी कर रहा है हो तो रंग से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हैंगिंग मैन के बनने के पहले का ट्रेंड एक तेज़ी यानी ऊपर जाने वाला ट्रेंड होना चाहिए जैसे कि ऊपर मुड़ती हुई लाइन से दिखाया गया है। आइए इसके बनने के पीछे की सोच समझते हैं। बाजार तेज़ी में है यानी बाजार बुल्स के कब्जे में है। बाजार नई हाई और हाई यानी ऊंचे लो बना रहा है।
जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न बना है उस दिन बाजार में बेयर्स ने एंट्री ले ली है। हैंगिंग मैन के बाद बनने वाली एक लंबी लोअर शैडो यही बताती है कि बेयर्स आ चुके हैं। बाजार में बेयर्स का घुसना ये बताता है कि बुल्स की कंट्रोल छीनने की तैयारी हो रही है। हैंगिंग मैन पैटर्न बताता है कि अब बाजार में शॉर्ट करने यानी बेचने का समय आ गया है। अब देखते हैं कि सौदा कैसे बनता है। रिस्क लेने वाला ट्रेडर उसी दिन क्लोजिंग कीमत के आसपास में ट्रेड शुरू कर सकता है। रिस्क बेचने वाला नए दिन शुरू कर सकता है जब वह देख ले कि कैंडल रन हो रहा है। रिस्क लेने वाले और इससे बेचने वाले ट्रेडर दोनों के लिए कैंडल को सही तरीके से पहचानने का तरीका एकदम वैसा ही है जैसा कि हैमर पैटर्न में होता है। एक बार शॉर्ट ट्रेड लेने पर कैंडल का हाई भी स्टॉप लॉस होगा। ये बना है ठीक। ऊपर के चार्ट में बीपीसीएल लिमिटेड ने 593 पर एक हैंगिंग मैन बनाया है। ओपन हाई लो क्लोज इस प्रकार है। इसके आधार पर जो ट्रेड या सौदा बनता है। रिस्क लेने वाला अपना शॉर्ट ट्रेड उसी दिन पैटर्न बनने के बाद में 93 पर करेगा। रिस्क से बचने वाला ट्रेड अपना शॉर्ट ट्रेड अगले दिन क्लोज कीमत पर शुरू करेगा। उसे यह दिख जाएगी कैंडल लाल रंग का है। रिस्क से बचने वाला और रिस्क को लेने वाला दोनों तरह के ट्रेडर अपना ट्रेड करेंगे। इन सौदों के लिए स्टॉप लॉस दिन के हाई यानी 573.75 पर होगा। दोनों तरह के ट्रेडर के लिए सौदा फायदे का होगा। पेपर अम्ब्रेला के साथ मेरा अनुभव। वैसे तो हैमर और हैंगिंग दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मैं हैमर पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ हैंगिंग मैन की तुलना में। अगर बाकी सारी चीज़ें एक समान हो और दो ट्रेड के मौके मिल रहे हों, एक हैमर पर आधारित हो और एक हैंगिंग मैन पर आधारित हो, तो मैं अपना पैसा हैमर वाले ट्रेड पर लगाऊंगा। यह सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पर किया गया फैसला है। हैंगिंग मैन में मेरा विश्वास सिर्फ इसलिए कम हो जाता है क्योंकि मुझे यह नहीं समझ में आता कि अगर बेयर्स इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं तो बाज़ार में लो बनने के बाद कीमतें ऊपर क्यों गई। मेरे हिसाब से ऐसा होना ये बताता है कि बाज़ार में अभी भी बुल्स ताकतवर है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप बाज़ार को खुद देखें और अपना खुद का नज़रिया बनाएं। इससे बाज़ार को लेकर आप अपनी नई नीतियां बना पाएंगे और बाज़ार को अच्छे से समझ सकेंगे। शूटिंग स्टार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार आखिरी पैटर्न है जिसको हम समझेंगे। इसके बाद हम मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। शूटिंग स्टार में कीमतों का एक्शन यानी प्राइस एक्शन काफ़ी ताकतवर या महत्वपूर्ण होता है, इसलिए शूटिंग स्टार पैटर्न काफ़ी ज़्यादा परिचित पैटर्न है। देखने में शूटिंग स्टार उल्टे पेपर अम्ब्रेला की तरह होता है। शूटिंग स्टार एक मामले में पेपर अम्ब्रेला के अलग होता है, वो ये कि इसमें एक लंबा लोअर शैडो नहीं होता है, बल्कि शूटिंग स्टार में एक लंबा अपर शैडो होता है। यहाँ पर भी शैडो की लंबाई रियल बॉडी से कम दोगुनी होती है। यहाँ भी कैंडल के रंग से कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कैंडल लाल रंग का है तो ज़्यादा भरोसेमंद जरूर माना जाता है। इसमें अपर विक जितना बड़ा होगा उसे उतना ही ज़्यादा बेयरिश पैटर्न माना जाएगा। शूटिंग स्टार और पेपर अम्ब्रेला दोनों में रियल बॉडी काफ़ी छोटी होती है। किताब की परिभाषा के अनुसार शूटिंग स्टार में लोअर शैडो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा ऊपर के चार्ट में दिख रहा है वैसा एक छोटा लोअर शैडो कभी कभी मान्य होता है। शूटिंग स्टार बेयरिश पैटर्न है, इसीलिए इसके पहले का ट्रेंड बुलिश यानी तेज़ी का होना चाहिए। शूटिंग स्टार के पीछे की सोच। स्टॉक तेज़ी में है, इसका मतलब है कि बाज़ार पूरी तरीके से बुल्स के कब्जे में है। जब बुल्स मजबूती में होते हैं तो फिर स्टॉक या बाज़ार एक नया हाई यानी नई ऊंचाई और हायर लो बनाता है। जिस दिन शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है उस दिन बाज़ार एक नया हाई बनाता है। दिन के उच्चतम स्तर या हाई पर बाज़ार में बिल्कुल बिकवाली या बेचने का दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक की कीमत उस दिन के लो पर जाकर बंद होती है और शूटिंग स्टार बनता है। बाज़ार में आई बिकवाली बताती है कि बेयर्स ने बाज़ार में प्रवेश कर लिया है और अब वह कीमत को नीचे ले जाने में कुछ हद तक सफल भी हो गए हैं। एक लंबा अपर शैडो भी यही बताता है। यह उम्मीद की जाती है कि बेयर्स बाज़ार में बिकवाली करते रहेंगे और अगले कुछ दिनों तक बिकवाली का ये दौर जारी रहेगा। इसीलिए ट्रेडर्स को शॉर्ट करके मौके ढूंढने चाहिए।
इस चार्ट पर नज़र डालिए जिसमें तेजी के चार्ट के ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार बनता है। इस शूटिंग स्टार में ओपन हाई लो इस आधार पर ये सौदा रिस्क लेने वाला अपना सौदा 1470 पर शुरू करेगा, यानी उसी दिन जिस दिन शूटिंग स्टार बनेगा। रिस्क लेने वाला ट्रेडर जब अपना ट्रेड शुरू करेगा तो यह देखेगा कि शूटिंग स्टार वास्तव में बन गया है, वो उसको जांचेगा भी। करंट मार्केट प्राइस या बाजार की मौजूदा कीमत करीब लो प्राइस के बराबर है। अपर साइडों की लंबाई कम से कम रियल बॉडी से दोगुनी होनी चाहिए। रिस्क न लेने वाला ट्रेडर अगले दिन सौदा करेगा जब वह यह देख लेगा कि अगले दिन लाल रंग का कैंडल बना है। एक बार जब सौदा शुरू होने पर स्टॉप लॉस दिन के हाई पर बनेगा, जैसे इस ट्रेंड में 1453 पर होगा। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक बार सौदा शुरू होने पर हमें तब तक इंतजार करना होता है जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कोई एक चीज़ ना आ जाए। हाँ, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। वैसे हमने ट्रेलिंग के बारे में अभी तक बात नहीं की और हम आगे चलकर उस पर चर्चा करेंगे। नीचे के चार्ट में रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले दोनों की शूटिंग स्टार के आधार पर किए गए सौदे में अच्छा खासा मुनाफा है। यह एक उदाहरण है जहां पर रिस्क लेने वाले और इससे बचने वाले दोनों ही तरीके के ट्रेडर्स ने शूटिंग स्टार के आधार पर अपना मौजूदा सौदा किया और है, लेकिन इस मामले में स्टॉप लॉस टूट गया और आपको याद ही नहीं होगा कि जब स्टॉप लॉस आ जाए तो ट्रेडर को उस सौदे में से निकल जाना होता है, क्योंकि वह सौदा अब काम का नहीं रह गया है। आमतौर पर इस तरीके के सौदे में से निकल जाना सबसे बेहतर होता है। इस अध्याय में हमने क्या सीखा? एक पेपर अम्ब्रेला में लंबा लोअर शैडो और छोटी रियल बॉडी होती है। लोअर शैडो और रियल बॉडी में एक शैडो टू रियल बॉडी रेशियो होना चाहिए। पेपर अम्ब्रेला में लोअर शैडो को रियल बॉडी का कम से कम दोगुना होना चाहिए, क्योंकि ओपन और क्लोज एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। इसीलिए पेपर अम्ब्रेला में कैंडल के कलर का कोई अंतर नहीं होता है। अगर पेपर अम्ब्रेला किसी मंदी के चार्ट में नीचे की तरफ बनता है तो उसको हैमर कहते हैं। अगर पेपर अम्ब्रेला किसी तेजी के चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। हैमर एक बुलिश पैटर्न है और इसके बनने के बाद आपको खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। हैमर का लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। हैंगिंग मैन बेयरिश या मंदी का पैटर्न जो कि चार्ट में ऊपर की तरफ होता है और ऐसे में आपको बेचने के मौके तलाशने चाहिए। हैंगिंग मैन का कोई हाई आप स्टॉप लॉस होगा। शूटिंग स्टार एक बेयरिश पैटर्न है जो कि चार्ट में ऊपर की तरफ होता है और आपको शूटिंग स्टार के समय शॉर्ट करने के लिए ढूंढना चाहिए। शूटिंग स्टार का हाई आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम आ गए। बस हम यहीं पर इसको रोक रहे हैं।